लड़की ने अगर बोल दिया कि हम दोनों के बीच में फिजिकल हुआ है, झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, तो इसका मतलब लड़के के अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लड़की ने प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगी और बाद में छोड़ के चले जाती, तो लड़का कुछ कर सकता है? हाँ, बियर पिएगा, घूमेगा दोस्तों के साथ, जिम जाएगा, लड़की के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में गैंग है जो इस टाइम एक्टिव है। आप क्लब में जाते हो, लड़कियां जो हैं 2-4 बार आपसे मिलेंगी, फिजिकल भी नहीं हुआ, फिर कहते हैं तूने प्रॉमिस किया था मैरिज का। शादी अगर हो जाती है तो अगर लड़की पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो केस कर सकती है? उसके पास ही राइट है सर। ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम, हस्बैंड कैन नॉट बी ए विक्टिम। 95% डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आती है, उसके अंदर जो एलिगेशन है वो मेजॉरिटी झूठे होते हैं। न्यूज़ में आप देखते हो कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और लॉयर्स और जजेस और पुलिस वाले जो लीगल सिस्टम है वो बताते हैं कि लड़कों के साथ आए दिन इनमें फेक केसेस लग रहे हैं। ये मिसमैच क्यों आ रहा है? देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी जो आती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत पैसा आता है। मीडिया में जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि इनके साथ गलत हो रहा तो पैसे को देगा कौन? यू आर टेलिंग मी अ डिफरेंट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। चीज़ें बताओ जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं अगेंस्ट मेन। लड़की बोलती है कि इसने मुझे गाली दी है, 3 साल की जेल है उसमें, लेकिन लड़की लड़के को गाली दे से तो कोई जेल नहीं। कितने % केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है इन अ मैरिज, एंड कितने % केसेस है जहाँ पे लड़कों के साथ गलत हो रहा है? मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी लोग हमारा चैनल देखते हैं उनमें से 73.8% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा, एंड उतने ही बड़े हम गेस्ट ला सकते हैं जो हम हर बार आज तक करते आए हैं, ताकि आपको बेटर वैल्यू मिले। एंड इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक इंसाइटफुल इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। तो आप क्रिमिनल्स को बचाते हो? क्रिमिनल्स को नहीं बचाते हैं। क्रिमिनल्स की बेसिकली डेफिनेशन नहीं है, और जिसकी डेफिनेशन नहीं होती तो उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये तो आपने लॉ वाली बात करी, मैं तो पर्सनल पूछ रहा हूँ, भले इसके अलावा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जिस टाइम पे मान लो आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिस टाइम पे कोई क्राइम हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, उस टाइम आप तो हो नहीं वहाँ पे, मैं भी नहीं हूँ, कोर्ट में जज साहब भी नहीं है। कौन है? विक्टिम है और अक्यूज्ड है। और 100% सच बात ना तो विक्टिम बताता है ना अक्यूज्ड बताता है। हमेशा विक्टिम सोचेगा मैं एग्जैजरेट करके बताऊं, एक चांटा मारा था तो उसके बाद बोलेगा मेरी चेन भी छीन ली। उसके बाद बोलेगा अगर उसके साथ फीमेल है, मेरी साथ में कोई थी, तो वो कहती है मेरी छाती पे धक्का भी मारा, हाथ भी मारा, या फिर मेरी चुन्नी खींच ली, कमर में हाथ डाल दिया, या बाल पकड़ के खींचे, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। तो वो सोचेगा कि 10 सेक्शन लग जाए। और जो बचने वाला है वो कहेगा कुछ हुआ ही नहीं जी, हाथ ही नहीं लगाया मैंने, जबकि हाथ उसने भी उठाया होगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। हमारा कंसर्न कितना है? हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है, पुलिस ने क्या केस बना दिया, लेट्स मूव ऑन अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम फॉर द अक्यूज्ड। अच्छा, जिसके खिलाफ पुलिस खड़ी होगी मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। आपको कभी पता होता है कि हाँ मेरे क्लाइंट ने क्राइम किया है, उसके बाद बचाते हो? पता होता है, पूछता भी हूँ कभी कभी, और कभी कभी पता भी होता है। और फिर बचाते हो? और फिर अपनी जो भगवान कृष्ण ने ड्यूटी दे रखी है वो करते हैं। उन्होंने ड्यूटी ये दी है कि आपको डिफेंड करना है और आपको इसकी आवाज़ जो है कोर्ट तक पहुंचानी है। बट कभी अंदर से ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों बचा रहा हूँ? एक लिमिट है। कुछ केसेस हैं जिसमें मैं जनरली किसी तरीके के ना वो रखता नहीं हूँ, मतलब गुंजाइश नहीं रखता हूँ कि भाई मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। जैसे क्या? गिव मी एन एग्जांपल। जैसे पॉक्सो से रिलेटेड मैटर्स हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे लगती है, मतलब चाइल्ड सेक्शन, हाँ, किसी छोटी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है और एक्चुअली मुझे लगता है कि हाँ सच में गलत हुआ है, तो आई डोंट डिफेंड दोज पीपल। मना कर दो। कितने पैसे मिले, कुछ भी करें? हाँ, कितने पैसे मिले? इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, वो आर्टिकल बात करता है राइट टू इक्वालिटी, राइट? तो मैं उस पर बात करता हूँ, एंड दैट गेट्स मी टू सबसे होली सैक्रोसेंट जो चीज़ हमारे कंट्री मानी जाती है, दैट इज मैरिज, विच इज टू दो इक्वल लोग साथ में आते हैं, राइट? तो उसके ऊपर बात करते हैं। डेफिनेटली। शादी से पहले एक क्वेश्चन था कि पहले बताओ, लिविंग रिलेशनशिप में रहना इंडिया में अलाउड है? अलाउड, देयर इज नो लॉ जो मना करता हो, तो आप रह सकते हो। कोई कानून आपको मना नहीं करेगा। 18 साल से ऊपर का लड़का हो लड़की हो, कोई भी अपने पसंद के किसी बंदे के साथ रहना चाहता है, बंदी के साथ रहना चाहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता।
कोई भी नहीं रोक सकता। पर पुलिस वगैरह कोई परेशान नहीं कर सकती? करती हैं लेकिन कर नहीं सकते। दे डोंट हैव एनी राइट, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। उनको मुंह पे बोला जा सकता तू कौन खाम खा, किस बात के लिए? फिर पंगे ले लेंगे। पंगे क्या लेंगे? अगर पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा है, आप अपने लीगल रेमेडीज, प्रॉब्लम तो ये है ना, लीगल एजुकेशन नहीं लोगों के पास। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जहाँ पे तुम लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते? कोई लॉ नहीं है। इवन उत्तराखंड में तो इसको लीगलाइज करने के लिए कानून आ चुका है। वो कहते हैं कि अगर कोई भी लड़का लड़की अगर लिव इन में रहना चाह रहे हैं तो वो अपनी डिक्लेरेशन फाइल करें, एफिडेविट दें, अपना फॉर्म फिल करके एसडीएम के पास जमा करा दें कि हम लिव इन में रहना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं, रहो आराम से, क्या दिक्कत है? जो लिविंग में रहता है या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, उसमें अगर किसी भी रीज़न से बाद में शादी नहीं होती और लड़की अगर ये बोल देती है कि लड़के ने मुझे प्रॉमिस किया था शादी करने का एंड नहीं करी, तो देन लड़के को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। हमेशा करने पड़ते हैं। अगर लड़की ने आके बोल दिया कोर्ट में, अभी तो आईपीसी चली गई, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, तो आईपीसी में इस पे 376 लगता था जो, और अभी जो है सेक्शन 69 लगेगा बीएनएस में। तो दोनों में क्राइम जो है वो लड़का ही करेगा। लड़की ने अगर बोल दिया कि हम दोनों के बीच में फिजिकल हुआ है और इसने मुझे झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, तो इसका मतलब लड़के के अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा आपको। और लड़की को कुछ प्रूफ करने की जरूरत है कि बिना प्रूफ की मान लिया जाएगा कि हाँ लड़के ने तो बोला ही होगा? सबसे बड़ा इशू है ये। लड़की की सिर्फ स्टेटमेंट पे, मेडिकल है या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो अगर बोल देती है कि हमारा फिजिकल हुआ है और मेरा कंसेंट नहीं था या फिर फ्रॉडुलेंट कंसेंट इसने लिया है, झूठ बोल के लिया, शादी का प्रॉमिस करके, शादी का प्रॉमिस किया, आइडेंटिटी छुपा ली किसी भी रीजन से, अगर ये बात आ गई और लड़की की सिर्फ स्टेटमेंट है और फिजिकल प्रूफ भी नहीं हुआ, लड़के ने बोला हमारा फिजिकल नहीं हुआ है एंड देयर इज नो मेडिकल रिकॉर्ड, उसके बाद भी लड़के के कन्विक्शन होने के चांसेस हैं, उसके बाद भी। एंड आई हैव सीन केसेस जहाँ मेडिकल में, देयर वाज अ केस इन साकेत कोर्ट, लड़की ने बोला कि मैं घर पे थी, हम तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं, मैं 376 प्रॉपर बात कर रहा हूँ। उसके अंदर लड़की बोलती है कि मैं अपने कमरे में अकेली थी, हम लोग रात को पार्टी कर रहे थे, रात को ये आया एंड ही फोर्स्ड हिमसेल्फ अपॉन मी। डॉक्टर के पास जाना था, मेडिकल करवाना था, लड़की ने बोला मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी। सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पे नहीं करवाना है, मेडिकल नहीं हुआ, देयर वाज नो मेडिकल रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो लड़के ने केस लड़ा, 7 साल की जेल हो गई उसको, 7 साल की। वो केस मेरे पास जब आया जब कन्विक्शन हो चुका था और ये डिसाइड करना था कि जेल में, मतलब जेल टर्म कितना होगा, एंड बाय दैट टाइम जज चेंज हो गई, देयर वाज अ फीमेल जज, फिर दूसरी फीमेल जज आई। मैंने उसके सामने आर्ग्यू किया और वो कहती है इसमें कन्विक्शन हुआ कैसे, होना नहीं चाहिए था, बट अब मेरे हाथ बंद गए हैं, मिनिमम 7 साल की जेल है तो देनी पड़ेगी, 2.5 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की जेल काटी है उसने। लॉ स्टूडेंट था लड़का। एंड अगर लड़का लड़की रिलेशन में एंड लड़की ने प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगी और बाद में छोड़ के चले जाती, किसी और से शादी कर लेती है, तो लड़का कुछ कर सकता है इसके? हाँ, बियर पिएगा, घूमेगा दोस्तों के साथ, जिम जाएगा, अपनी लाइफ सुधारेगा, करियर बनाएगा। लड़की के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। काटती हैं लड़के, आते हैं मेरे पास, बहुत मैसेज आते हैं, सर ये मैं इसके साथ, लड़की के साथ था, 5 साल इसने मेरा यूज़ किया, मेरे इतने पैसे खर्च करवा दिए, अब मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे घर वाले भी मुझे मार रहे हैं, घर से निकाल दिया, बहुत होती हैं। तो ये होने के बाद लड़का कहीं का नहीं रहा, उसका करियर भी निकल गया। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करनी थी आपको, आप पढ़ गए इश्क के चक्कर में, अब लड़की भी छोड़ के चली गई। कहते हैं ना, वो एक शेर याद आता है मुझे ना, मैं कोर्ट में भी 1-2 बार कर चुका हूँ, कि दिल के आने से दिल भी गया और जहाँ भी गया, दिल के आने से दिल भी गया और जहाँ भी गया, इससे तो अच्छा था ना आना दिल का। तो आदमी ना घर का रहा ना घाट का रहा, वो होता है। लड़की के अगेंस्ट लड़का फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लड़के आप पुलिस के पास जाते हो कि इस लड़की ने मुझे फॉल्स प्रॉमिस किया था मैरिज का, अब ये मुझसे शादी नहीं कर रही है। पुलिस वाला पहले आप पे हंसेगा, उसके बाद कहेगा बहुत मजे ले लिए तूने, चल घर जा। क्या करोगे आप? ज़्यादा इंसिस्ट करोगे 2 थप्पड़ मारेंगे, भगा देंगे वहाँ से। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहेगा अरे चलना यार, लॉ ही नहीं है आपके फेवर में, तो क्या करोगे? देयर इज नो रेसिप्रोसिटी, ऐसा बराबर नहीं है। अलग-अलग जब इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, इक्वल अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। लड़की और लड़के के बीच में जो मेल और फीमेल का लॉ है वो 1 साइडेड है तो है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट कहता है कि लॉ बन गया, इम्प्लीमेंट करो। पुलिस कहेगी लॉ बन गया, इम्प्लीमेंट करो। लड़का बोलेगा लॉ बना क्यों? साले वोट तो तुमने दिया था ना, तुमने बनवाया ना कानून। ये तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। बट कब ऐसा हुआ
किस पॉइंट पे? क्योंकि जिंदगी भर आप यही सुनते आए हो, आज भी यही सुनते हो हाँ। कि लड़कियों को, विमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई है, विमेन ने बहुत अत्याचार सहा है, विमेन के साथ बहुत गलत हुआ है, उनकी किसी ने सुनी नहीं, उनके केसेस किसी ने नहीं सुने, उनके ऊपर जितने चीज़ें हुई है वो किसी ने सुनी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। इसकी वजह से अब लॉ थोड़ा फेवर करने लगा है, राइट? दिस इज़ वॉट यू कीप हियरिंग। तो ये कब हुआ, व्हाट पॉइंट, ये कब चेंज हुआ कि नाउ ऑल ऑफ अ सडन अब पिछले लास्ट 2-3 साल में तो मैं पूरे इंटरनेट पे और हर जगह आसपास मैंने बहुत लोगों को देख भी लिया कि जहाँ पे फेक केसेस ऑन मेन आर ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स, एक्सपोनेंशियली लीप्स एंड बाउंड्स में वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब फेक केसेस लड़कों के ऊपर, और 25-25 केसेस लग रहे हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें लग रही है जिनको पता भी नहीं था लड़कों को कि एग्जिस्ट करती है। पता नहीं था। देखो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर अंग्रेजों के टाइम से सती प्रथा थी, आपने पढ़ी होगी स्कूल में। दैट वाज समथिंग अगेंस्ट फीमेल्स कि आपका पति मर गया तो अब आप इसको भी जला दो। सिंपल सी बात है, उसको रोका गया। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह आए, उन्होंने कहा कि जी भाई जो चाइल्ड मैरिजेस है उसको भी रोकना चाहिए, 18 साल से कम ना हो लड़की तो ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे करके आई चीज़ें। फिर पता लगा कि बहुएं जलने लग गई, कुएं में गिर जाती हैं, फांसी खा लेती हैं, पेड़ पे लटका देते मार के, या फिर गला काट देते हैं और फटाफट जला देते हैं, सबूत भी ना बचे। तो फिर ये जो क्रूएलिटी है, डाउरी डेथ है, फिर ये आया। मेंटेनेंस का इशू चल रहा था तो 125 तो चल ही रहा था सीआरपीसी में। उसके बाद जो इश्यूज आने लगे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में। बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था क्योंकि पति की साइड से भी नहीं दे रहे हैं, फादर की साइड से भी नहीं दे रहे हैं। अब वो बेटियों को राइट भी मिलना शुरू हो गया। लॉ बने, लेकिन जहां पे भी लॉ होगा उसका यूज मिसयूज दोनों होंगे। आपको बैलेंस करके काम करना पड़ेगा। लेकिन वन साइडेड जो बननी शुरू हो गई, अब आज की तारीख में लड़कों के अगेंस्ट जितने भी फेक केसेस आ रहे हैं वो बाढ़ आई हुई है इस टाइम पे। एग्जैक्टली क्यों? एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी है, गूगल पे जाती है कोई लड़की, देखती है ये हो गया, अरे अरे चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस वाले कहते हैं चलो केस आ गया, कुछ हिसाब किताब बनेगा, FIR कर दो। लड़के का तो जिंदगी खराब हो गई ना उसकी। लेकिन लड़का जो है वो अकेला है। यहाँ पे वो क्वेश्चन भी आता है कि वो इनोसेंट है या नहीं है। बहुत सारे लड़के करते हैं प्रॉमिस। अब क्या होता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, फिजिकल रिलेशन में आने के लिए, मस्ती मजे के लिए आप बोलते हो ना, देखो हमारा घर होगा, बच्चे होंगे। आपने बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया आपने एक तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरिज हो गई, सपने दिखाए, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। एक कैटेगरी है उन लोगों की। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कहते हैं कि प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आप फिजिकल हो गए तो आप मेंटली भी तो अटैच हो गए ना। ऐसा तो है ही नहीं। अरे कुत्ते का बच्चा होता है, छोटा पिल्ला होता है ना, आप घर ले आओ, 2 दिन उसको पाल लो, उससे भी अटैचमेंट हो जाता है। आप 6 साल 2 साल 5 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अटैचमेंट होगा ना। Obviously. और याद रखना, जितना अटैचमेंट होगा और जितनी ज्यादा आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी उतना गुस्सा भी आएगा। तो फिर उतना रिवेंज भी आएगी कि लेनी है यार इसकी ऐसी। अब प्रॉब्लम ये है कि लड़का नहीं कर सकता ये, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, बस लड़का नहीं कर सकता क्योंकि कानून नहीं है, लॉ नहीं है। किस पॉइंट पे ऐसा हुआ कि लड़कों के लिए अनफेयर हो गया? हमेशा आज तक तो लड़कियों के लिए अनफेयर था। नहीं, लड़कियों के लिए अनफेयर था, उसके लिए कानून बना। लेकिन जैसे जैसे उस कानून का मिसयूज होना शुरू हुआ, वो लड़कों के लिए अनफेयर हो गया। तो लड़कों के लिए अनफेयर वहीं होना शुरू हो गया जहां लड़कियों को पता लगा कि हमारे फेवर में कानून है और उन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया। इंडिया में गैंग है जो इस टाइम एक्टिव है। आप क्लब में जाते हो, आपको ट्रैप किया जाता है, आप रूम पे जाओगे, लड़की आएगी, उसके साथ में 4-5 बंदे आएंगे, फिर वो कहेगी मैं पुलिस को बुला रही हूँ, मेरे साथ तूने जबरदस्ती की है। दिस काइंड ऑफ गैंग्स आर एक्टिव। लड़कियां जो हैं धीरे धीरे करके आपको ट्रैप में ले आएंगी, आप 2-4 बार आपसे मिलेंगी, फिजिकल भी नहीं हुआ, फिर कहते हैं तूने प्रॉमिस किया था मैरिज का, नाउ यू गिव मी दैट मनी। केस आते हैं मेरे पास। तो ये अनफेयर वहीं से होना शुरू हुआ था जहाँ मिसयूज होगा। लड़कियों के लिए मिसयूज जो अनफेयर तब था जब उसके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही थी। अब ये एट्रोसिटी जो है वो लड़कों के साथ हो रही है, तो अनफेयर है। इधर यू सेट अ क्राइटेरिया कि दोनों के लिए बराबर है, तो डर तो हो एटलीस्ट। एग्जैक्टली। झूठे केस तो खत्म हो। अब झूठे केस खत्म नहीं हो सकते इसलिए। और कोई झूठा केस लगा देता है तो उसके ऊपर कोई रिपरकशन भी नहीं। रिपरकशन बेसिकली कानून तो कहता है कि अगर आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है पुलिस को, कोर्ट में झूठी गवाही दी है, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन कितना एक्शन होगा? कुछ नहीं होता। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना, कुछ महीने पहले की बात है, एक लड़के ने झूठा केस जो इस तरीके का था वो लड़ा, 6 साल लड़ने के बाद जीत गया, और लड़की के ऊपर फाइन लगा उसके बाद कि इसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। शायद 500 या 2000 रुपये का कुछ फाइन उसको कंपनसेशन मिला 6 साल केस लड़ने के बाद। दैट वाज इन न्यूज़। तो औकात क्या? लड़के की कोई औकात नहीं है। आप अपना करियर संभालो,
शादी करनी है तो देखभाल के करो, रिलेशनशिप में रहना है तो देखभाल के करो। दूसरा, माँ बाप की भी गलती होती है, वो कहते हैं कि बच्चों को शादी करनी है कहीं पे, तो लेट देम मैरी ना, भुगतेंगे अपने हिसाब से भुगतेंगे कल की तारीख में। तो नहीं भाई, हमारे हिसाब से कर। हमारे देश में कहते हैं कि शादी जो है 2 परिवार की हो रही है, लड़का लड़की की नहीं हो रही है। तो 2 परिवार की शादी में अब माँ बाप भी इधर से भी आ गए, उधर से भी आ गए, 4 लोग हो गए, फिर भाई बहन आ गए, फिर बिचौलिया आ गया, ऐसे करते हो 10-15 लोग इन्वॉल्व हो गए। शादी 2 लोगों की होनी है, उनको जिंदगी अपने साथ गुजारनी है, अच्छी हो बुरी हो जैसा भी हो, बात फ्यूचर किसने देखा है, लेकिन सलाह सबकी चलती है। एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये, कि यूएस और इंडिया को मैं कंपेयर कर रहा था डिवोर्स रेट्स में, और सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस किस रीज़न से होते हैं। यूएस में नंबर 1 रीज़न, व्हाट डू यू थिंक? इनफिडेलिटी आई गेस, एक्स्ट्रा मैरिटल। नंबर 2, नो फॉल्ट की भाई हमने रहना नहीं है साथ। फाइनेंसेस। हाँ, ओके, सो नंबर 2 रीज़न डिवोर्स का इंडिया में फाइनेंसेस है, यूएस में भी फाइनेंसेस है, एंड मैक्सिमम कंट्रीज में फाइनेंसेस है, राइट, कि पैसों के पीछे लड़ाई हुई इसलिए होता है। नंबर 1 यूएस में इनफिडेलिटी है कि चीट करा, एंड नंबर 1 इंडिया में इन लॉज है। इन लॉज तो है ही। इंडिया में सबसे बड़ा रीजन फॉर डिवोर्स इज इन लॉज, फाइनेंस से सेकंड आता है। जो जितना इन्वॉल्वमेंट करेगा उतनी प्रॉब्लम आएगी, आती है। डू यू थिंक शादी करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए, पर्सनल डिसीजन है मेरे हिसाब से। शादी देखो, कुछ काम करके पछता लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वो शादी तो वो लड्डू जो खाए पछता है, ना खाए वो भी पछता है। कर लो, क्योंकि शादी एक ऐसा गैम्बल है जो आपको जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा। अगर शादी हो एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या किसी ने शादी का डिसाइड किया दोनों ने, एंड शादी के दिन शादी पे से बैक ऑफ कर लिया किसी ने, मान लो लड़की ने बैक ऑफ कर लिया, तो कोई लीगल एक्शन होता है इसमें? लड़की ने अगर बैकआउट कर लिया कि वो कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, लड़का कहता है कि मैं इसने मेरे साथ चीट किया या वट एवर एनी लॉ, तो उसमें उस लड़की के अगेंस्ट जनरली एक्शन नहीं होता है। 99.99% उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं। शादी देखो, आप कोर्ट में जाओगे, शादी करना टू लिव विद अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, हैप्पी लाइफ हर आदमी को चाहिए। शादी इज दैट बेसिक थिंग जहाँ पे आप अपनी पसंद के इंसान के साथ रह सकते हो। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो उसमें और आपको लगता है खुश नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, तो आपका बेसिक राइट है कि आप बैकआउट कर लो। लड़की बैकआउट करेगी तो कुछ नहीं होगा, लड़का बैकआउट करेगा तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा कि इन्होंने दहेज मांगा, हमने मना किया तो इन्होंने बैकआउट कर लिया, या फिर वही शादी से पहले फिजिकल रिलेशन वो लगते हैं, फिर प्रेशर बनता है, फिर जेल होती है, फिर सब चीजें चलती हैं। पर इसमें अगर बैक ऑफ करने वाले केस में कुछ भी केस नहीं बनेगा, लड़के ने बैक ऑफ कर दिया तो लड़के ने, मैंने बताया ना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा सबसे पहले। नहीं, बैक ऑफ पे भी हाँ, अब लड़की वाले क्या बोलते हैं कि हमने इस शादी पे 20 लाख रुपए खर्च किए थे, आपने फेरे से पहले मना कर दिया, या तो हमारे पैसे दे दो। अब लड़के वालों को भी ऐसा नहीं है कि उनका खर्चा नहीं हुआ होगा, पर वो कहते हैं नहीं, हम लड़की वाले हैं, हमारे पैसे वापस करो जो हमने किया था, प्लस फिजिकल रिलेशन बिकॉज़ ऑफ फॉल्स प्रॉमिस, जो रहा वो रहा, नहीं रहा वो बात की बात। अब आपने मना कर दिया, आपने कहा जी पैसे तो हम नहीं देंगे, आप लड़के वाले हो, तो लड़की जो है उसी टाइम 112 नंबर कॉल करती है, वो बोलेगी कि ये हमसे दहेज मांग रहे थे, इन्होंने हमसे 20 लाख 15 लाख रुपए जो भी थे वो मांगे, या गाड़ी मांग ली या बाइक मांग ली, और हम नहीं दे पाए, तो इन्होंने शादी से मना कर दिया। उसमें भी 3 साल की जेल है, जबकि दहेज लेना और देना दोनों क्राइम है। जब लड़की बोलती है कि हमने शादी में दहेज दिया, जैसे बहू ने केस किया कि हमने शादी में गए थे तो हमने दहेज दिया, इन्होंने मांगा और हमने दिया, तो होना क्या चाहिए, दोनों के अगेंस्ट कार्रवाई हो कि इन्होंने लिया तो 3 साल की जेल, इनको ट्रायल चलेगा, आपने दिया, वो कहते नहीं हमसे तो जबरदस्ती लिया था। अबे जबरदस्ती कैसे कौन ले लेगा यार, तुम्हारे घर से तिजोरी से निकाल के ले जाएगा, लेके गए होगा ना, हाथ में पकड़ाया होगा ना। अब मना कर देते, इतने आप उसूल वाले इंसान हो, मना कर दो, हम तो नहीं देंगे दहेज, पर उन पे केस नहीं होता कुछ भी, उन लड़कियों के अगेंस्ट कुछ नहीं होता, कोई एक्शन नहीं है। या आप एक FIR दिखा दो लड़की के अगेंस्ट, बहू के अगेंस्ट एक FIR दिखा दो जो कहती है कि इन्होंने शादी के टाइम पे दहेज मांगा, हमने 50 लाख रुपए कैश दिए, गाड़ी दी, ज्वेलरी दी, और उसके बाद इन्होंने लिया और शादी के बाद ये मुकर गए, और अब इनके अगेंस्ट जो है वो दहेज वाले केसेस, क्रुएलिटी के केसेस करो, और कोर्ट जाके बोलेगा अरे तुमने दहेज दिया था, लड़की को भी सजा करो 3 साल की। एक केस दिखा दो आप पूरे इंडिया में, एक भी केस नहीं मिलेगा। अगर कंसेंशुअल सेक्स हो बिटवीन 2 पार्टनर्स एंड उसको भी लड़की ने बोला कि ये कंसेंशुअल नहीं था, रेप था, सिर्फ उसके बोलने पे, पहले प्रूफ नहीं हो कुछ,
उसको भी रेप माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि कंसेंशुअल सेक्स पे भी? हाँ, क्योंकि प्रिजम्पशन है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, पहले एविडेंस एक्ट होता था, उसमें प्रिजम्पशन है कि लड़की ने अगर बोला है कि मेरा कंसेंट नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसका कंसेंट नहीं था। प्रिजम्पशन है। तो फिजिकल अगर प्रूव हो गया और लड़की ने बोला कंसेंट नहीं था तो चांसेस हैं कन्विक्शन के बहुत अच्छे, बट वो लड़के को प्रूव करना पड़ेगा, मतलब उसको जो प्रिजम्पशन है उसको रिबट करना पड़ता है। पुराने मैसेजेस दिखाएगा, कैसे आई थी, कब आई थी, कहाँ आई थी, होटल में गए थे, नहीं गए थे तो इसने अपनी आईडी दी, इसने रजिस्टर पे साइन किया, नहीं किया, कैमरे में देखो खुशी खुशी हम जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। कि 100% वो रेडी थी सेक्स के लिए। इट कैन बी नो। वो लास्ट टाइम मैं होटल भी गई थी, सब अपनी मर्जी से भी दिया, गई भी, होटल के अंदर भी गई, वहां तक भी ठीक था, मुझे सिर्फ बात करनी थी, बैठना था, टाइम स्पेंड करना था। डजंट मीन कि मैंने हाँ बोला सकता। नहीं, लड़की ये भी कह सकती है कि हमारा मन था लेकिन लास्ट मोमेंट मैंने मना कर दिया, बोल सकती है, बोलती है, एंड तो भी माना जाएगा कि तो भी माना जाएगा, केस चलेगा आपके ऊपर, लड़ो। भले सच हो या झूठ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच हो झूठ हो तो कोर्ट में, सच झूठ का फैसला तो बेसिकली कोर्ट करेगा, बट उसके पहले जेल हो जाएगी लड़के को। केस जो है ना वो सच झूठ पे नहीं चलता है, केस चलता है एलिगेशंस पे। आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि तुमने ये काम कर दिया, ये क्राइम है, उस पे केस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, केस चलेगा। तो एलिगेशन पे कोई जेल जाएगा? एलिगेशन पे हाँ, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, मतलब लड़के जेल जाएंगे, जांच चल, मतलब 90% चांसेस है लड़के को जेल हो सकती है, 90%। फिर आप बेल करवाते फिर हो। और क्या लॉयर बचा सकता है ये सब होने से पहले ही? हाँ बिल्कुल बचा सकता है, एंटिसिपेटरी बेल लो, उसके बाद क्वेश्चन में चले जाओ, अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन करवाओ उसके एफआईआर की, आपको करना पड़ेगा ना। देखो ये केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। अब मान लो एक लड़की आती है, वो कहती है कि जी हम तो रिलेशनशिप में थे, 5 साल से रिलेशनशिप में थे, 5 साल बाद हम कभी होटल में गए, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे कुछ बात हो गई, मैंने मना कर दिया, या फिर ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो वो सिचुएशन भी होती है। अब मेरे पास एक केस है, अभी चल रहा है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे, उसमें लड़की और लड़का जो है जॉब करते हैं साथ में, रिलेशन बन गए, लड़की के फादर नहीं है। रिलेशन बनने के बाद लड़के को लगा कि नहीं यार नहीं बनता, लड़के का कहीं और से रिश्ता है, वो शादी कर ली उसने। लड़की कहती है कि नहीं, उसने मुझे झूठा प्रॉमिस किया शादी का, और अब एफआईआर हो गई, केस चल रहा है। लड़की आगे गवाही दे के चली गई। हमने बोला उससे कि भाई तू गवाही दे रही है इस चीज़ में, तो इसके साथ जाती क्यों थी? कहती है मुझे ब्लैकमेल करता था क्योंकि इसने मेरी अपनी न्यूड फोटोग्राफ जो थी ना और वीडियोस थी बनाई थी, इसके फ़ोन में है, इसलिए मैं जाती थी इसके साथ। हमने कहा चलो ठीक है, केस लड़ा, क्रॉस एग्जामिनेशन चलता रहा। उसके बाद पता लगता है 6 महीने बाद उसी लड़की ने सिमिलर एलिगेशन पे किसी और लड़के के अगेंस्ट भी एफआईआर कर दी, और वहाँ कुछ सेटलमेंट हुई, वहाँ बाद में अपनी गवाही से पलट गई, वो बंदा तो बच गया। ये लड़ रहा है केस। आईओ जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आती है, वो कहती है कि सर एफएसएल से रिपोर्ट आई है कि मोबाइल में क्या था, क्योंकि सारा केस तो उसी के बेस पे है ना कि ब्लैकमेल कर रहा था। वो मोबाइल की जो रिपोर्ट आई है उसमें न्यूड फोटोग्राफ वीडियो मिले, किसके फ़ोन में मिले? लड़की के फ़ोन में। लड़के के फ़ोन में कुछ है ही नहीं। स्टिल पिछले 7-8 साल हो गए केस लड़ते हुए, और कुछ नहीं कर सकता इसके, ये ऐसा प्रूफ होने के बाद भी अभी तो फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे, उनके बाद पता लगेगा। उसके बाद बाहर नहीं निकला अभी तक वो? नहीं, बेल तो पहले ही करवा ली थी हमने, एंटिसिपेटरी बेल हो गई। बट 7-8 साल से तो केस चल रहा है। जेल तो उसको एक दिन भी नहीं हुई, एंटिसिपेटरी बेल हमने फाइल की थी, एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन ये इशू तो है ना, अभी 7-8 साल कम होते हैं, अपने आप में सजा है कोर्ट जाना। आपको अपना काम छोड़ के एफआईआर हो गई, बाहर भी नहीं जा सकता कंट्री के, कुछ भी नहीं कर सकता, ऑल ऑफ दैट बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपकी एफआईआर हो गई, केस चल रहा है, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई लड़का किसी लड़की को न्यूड फोटोज पे ब्लैकमेल कर रहा है तो लड़की उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकती है? बिल्कुल। उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, कैसे बचे इन सबसे, वो बताओ। बहुत ईजी है। न्यूड या ऑब्सीन फोटोग्राफ या वीडियोस बनाना क्राइम है, उसको रखना क्राइम है, उसको सर्कुलेट करना भी क्राइम है, और उसके बेस पे किसी को धमकाना इज ऑल्सो क्राइम। एक्सटॉर्शन भी लगता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन है वो भी लगते हैं, भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन है वो भी लगते हैं। लड़की के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप जाएं अपने पुलिस स्टेशन में, पुलिस कंप्लेंट जो है किसी लॉयर से पूछ के बनवाएं, पहली बात, वरना पुलिस वाले अपने हिसाब से लिखवाते हैं। कंप्लेंट बनाओ, 112 नंबर पे कॉल करो और बताओ कि ये मेरे साथ हो रहा है, उस पर एफआईआर रजिस्टर करवाओ। इमीडिएटली अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं उस काम को तो इमीडिएटली जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनके पास इमीडिएटली चले जाओ, विदिन 24 आवर्स आपको ये काम करना पड़ेगा, लड़के को नहीं बताना है। और
जैसे ही पुलिस FIR करती है, दे हैव द पावर टू सीज दैट मोबाइल फोन, लैपटॉप, रोक सकते हैं। अगर किसी वजह से पुलिस वालों ने उसके पास गए, लड़की का डर होता है कि ये सर्कुलेट कर देगा, किसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे डाल देगा। अगर उसने डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए दूसरा सिंपल तरीका होता है कि आप कंसर्न कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो, वहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल करो कि ये सारे लिंक और ये वीडियोज़ हैं, इसको इंडिया से बैन कर दिया जाए। गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी और कोर्ट हैज़ द पावर टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ अगर सर्कुलेट एक बार हो गई कोई चीज़, तो उसको टू मेक श्योर कि आगे इसका सर्कुलेशन बंद हो जाए, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, आप करवाओ, इसको ब्लॉक कर दो। और लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, एक बार लगेगा, उसके बाद 5-6 महीने बाद भूल जाते हैं। नहीं, बट सबसे बड़ा लड़की को डर होता है कि ये लड़का मेरे फ्रेंड सर्कल में भेज देगा, मेरे दोस्तों में भेज देगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा, कोर्ट उसको कैसे रोकेगा? कोर्ट तो रोकेगा ही, जो उसने सर्कुलेट किया होगा वो डिलीट भी तो होगा, रुकेगा तो सही उसका सर्कुलेशन। और दूसरा क्या है कि जब वो अरेस्ट होगा, बट ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों के लिए उनका वर्ल्ड इज जहाँ पे जो उनके 10 लोग हैं, जो उनके 50 लोग हैं, राइट? और उसको सबसे ज्यादा डर ये लग रहा है कि मेरे ये फोटोज मेरे ग्रुप में घूम जाएंगे, बिल्कुल घूमेंगे, मेरे ही दोस्तों के साथ घूम जाएंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ चल जाएंगे। और सबसे बड़ा डर होता है मम्मी पापा के साथ चल जाएंगे, बिकॉज देन आप एक ही घर में नजर उठा के नहीं रह पाते हो। बहुत लोगों को डर लगता है, राइट? विच आई थिंक शुड बी अवॉइडेड नाउ, बिकॉज ब्लैकमेल इज बिगर क्राइम देन दिस। पर डर लगता है उसको। बड़ा सिंपल सा है, इसका डर वो खुद नहीं निकाल सकते, परिवार के जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं सिर्फ वो डर निकाल सकते हैं। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि लड़की के साथ अगर कुछ भी गलत हो गया या कुछ इस तरीके से फंस गई तो कहते हैं इसकी शादी करवा दो। सबसे बड़ा डर रहता है कि भाई वो जाएगी वहाँ पे, कैसे रहेगी, कैसे रहेगी, पढ़ाई वढ़ाई एक तरफ हो जाती है। जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेक्स बिफोर मैरिज एंड सेक्स आफ्टर मैरिज, उन दोनों के बीच में सिर्फ 7 फेरे का फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ फिजिकल हो गए तो आपने कोई पाप कर दिया, हो गए तो हो गए, क्या हो गया यार, ऐसा कोई है ही नहीं, हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है ना ऐसा। दूसरा कि अगर ऐसा हो गया और परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो दिस इज द फैमिली इशू। बच्चे के लिए सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ बाप को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, कौन करेगा, या एटलीस्ट भाई बहन है वो सपोर्ट करें, कोई ना कोई तो होगा। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी नहीं करता है तो शी कैन गो टू अ लॉयर, और वो लॉयर के थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं पुलिस में, कोर्ट में, जहाँ पे भी उसको करना है। एज पर लॉ पुलिस वाले, मीडिया वाले, कोई थर्ड पर्सन, दे कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। तो आप एनोनाइमस, मतलब आपका नाम मान लीजिए किसी एन से शुरू होता है तो वहां लिखा जाएगा मिस एन सेज दैट, तो ये लिखा जाता है। थ्रू लॉयर भी आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो, मिस एन थ्रू काउंसिल आप फाइल करो, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, एफिडेविट में भी नाम नहीं लिखा जाता। एंड इसमें अगर इट्स अ प्रोसेस में सामने जो ब्लैकमेल कर रहा है उसको पता चल गया कि लड़की ने ये किया है और उसने अपलोड कर दिया ऑनलाइन कि अब तुझसे रिवेंज लेता हूँ, तो फिर वो ऑनलाइन निकाल देगी गवर्नमेंट? अगर ऑनलाइन हो जाता है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के या पिटीशन लगा के या रिट फाइल करके आप उसको सारे को, जितने भी वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, आप उसको बैन कर सकते हो। उसको गवर्नमेंट को कहोगे कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करो, कर देंगे। कितना टाइम लगता है रिस्ट्रिक्ट करवाने? रिस्ट्रिक्ट करवाने में डिपेंड करता है अर्जेंसी कितनी। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो 1 हफ्ते में भी काम हो जाता है, 3 दिन में भी हो सकता है। ऐसा भी होता है यूजुअली काम है। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। आप हाई कोर्ट जाएं, आप हाई कोर्ट में जाकर रिट फाइल करें कि दिस इज माय लीगल राइट ऑफ प्राइवेसी, और यहाँ पे मैंने FIR करवाई है और ये सर्कुलेट कर रहा है, एंड मैं गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ IT और जो हमारी बाकी मिनिस्ट्रीज हैं उनको मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है एंड दे आर नॉट बैनिंग इट। तो इनको बैन करवाने के लिए बोला जाए तो कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑन दिस मैटर। ऐसा भी होता है कि आज आपने फाइल किया, कल लिस्ट हो गया और परसों उस पर नोटिस इशू कर दिया कि बुला लो सबको, क्यों नहीं कर रहे हो। Nice. This is highly degrading for a female or a male for that matter, किसी के लिए भी हो सकता है। आप जाओ तो सही, अगर आप जेन्युइन कॉज के लिए कोर्ट में जा रहे हो एंड यू आर रेडी टू फाइट, आप काम करवा सकते हो, आप बोलो तो सही। और अगर कोई जज साहब ये बोलते हैं ना कि ये नहीं है तुमने कर दिया, नोटिस इशू करके 2 महीने बाद आओ, तो आपका लॉयर इतना अच्छा होना चाहिए, बोले कि 2 महीने बाद तो खत्म हो जाएगी, सुसाइड कर लेगी, क्या मतलब है इस चीज का। आप कल या परसों के लिए बुलाओ ना उसको, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहीं ऑफिस है थोड़ी दूर में, 2 किलोमीटर में आ जाएंगे। और कोर्ट करता है ये काम कि अगर आज किसी के साथ ये हो रहा है और कल की डेट में इट गोज वायरल तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ट्रू। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भी पावर होती है उसको बैन करने की, लेकिन पुलिस वाले करते नहीं है। दैट्स व्हाई हाई कोर्ट का काम आता है। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एक बार और कोई नहीं मानेगा
तो जेल जाएगा। फिर कोई भी हो। फिर कोई भी हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हाई कोर्ट के लिए। वो कंटेम्प्ट है तो है, उसके पास ये लाठी है वो चलाएगा। हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की इतनी बढ़िया लाठी है कि मैंने ऑर्डर किया तो तूने नहीं माना तो जेल जा। So that's good. That's in this case अगर किसी के साथ भी हो रहा है उन्हें आगे आना चाहिए और डरना नहीं चाहिए किसी से। और अगर आपके ब्लैकमेल एक सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए और जाके खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और लड़ लेना चाहिए, बिकॉज अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाएंगे ना तो फट जाएगी सामने वालों की। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, याद रखना उसकी कोई लिमिट नहीं है ब्लैकमेल करने की। आप जितना प्रेशर में आओगे वो उतना ज़्यादा और प्रेशर बनाएगा। आप जितना पैसा दोगे वो उतना पैसा मांगेगा। जितना फिजिकली एक्सप्लॉइट होगे वो उतना ज़्यादा करेगा। अगर लड़की एक्सप्लॉइट हो रही है, कल की डेट में बोलता है कि आज मेरे साथ तो फिजिकल कर लिया, आप मेरा ग्रुप है। जैसे ग्रूमिंग गैंग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले एक लड़की को ट्रैप करते हैं, उसके बनाते हैं इस तरीके के वीडियोस। पहले एक बंदा करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, ऐसे 50-50 लोग होते हैं। क्या होता है? ग्रूमिंग गैंग्स। क्या बोलते हैं? लड़कियों को ग्रूम किया जाता है छोटी उम्र से। क्या? स्कूल की लड़कियों को टारगेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि लड़की देखी, उसके सामने कोई लड़का आएगा बाइक पे, गाड़ी में, थोड़ा फैशन में, थोड़ा पैसे वैसे दिखा के, और ग्रुप में आएंगे कि उनके ग्रुप में एक लड़की के थ्रू, दूसरी लड़की के थ्रू। उसके बाद इसको अपने ग्रुप में लेंगे, उसको मौज मस्ती करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, क्लबिंग जाएंगे, ड्रिंक होगा, ड्रग्स भी होते हैं। उसके बाद उस लड़की के साथ कोई प्रपोज करेगा, उनमें से कोई एक लड़का बोलेगा शादी करेंगे। उसके बाद वो लड़की उस रिलेशनशिप में जाएगी। व्हेन दे गेट फिजिकल, उस टाइम पे उसके वीडियोस बनाए जाते हैं। फिर उस लड़की की ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, लेकिन उसको डराया भी जाता है साथ साथ कि अगर तूने ये कर दिया तो शुरुआत में तो प्यार से बात होती है। जब रिलेशनशिप में आए तो फिर दिखाते हो कि देख मैंने तो इतने आदमी मार दिए, ये गोली मार दूंगा मैं, इतना बड़ा चाकू तलवार है हमारे पास। उसके सामने जानवर काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, दिखाया जाता है ऐसा, ताकि डर बैठे। और तूने हमारे खिलाफ बोला तो तेरे परिवार में तेरे भाई को मार देंगे, बहन को मार देंगे, उसके साथ भी ऐसे करेंगे, पिताजी को मार देंगे। तो लड़की पहले तो ब्लैकमेल हो रही है, उसके बाद वो लड़की डर रही है क्योंकि उसको दिख के तलवार चाकू और सब चीज़ें, और जो उसको बताया था कि हमारे ग्रुप में बदमाश भी हैं। फिर वो लड़का जो है वो बैकफुट पे आता है और वो इंट्रोड्यूस करता है उसे बाकी लोगों के साथ, और वो सारे एक एक करके लाइन में लड़की को सालों साल तक एक्सप्लॉइट करते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग इंडिया में चल रहा है। एंड ये मतलब दिस इज नॉट फॉर मनी, दिस इज ओनली फॉर पर्सनल एंटरटेनमेंट टू सम एक्सटेंट। कहीं पे ये मनी के लिए भी है, क्योंकि लड़की जब जॉब करेगी तो उससे पैसा भी लिया जाता है। और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, वो लड़की को इस लायक ही नहीं छोड़ते कि वो किसी और के साथ शादी करके रह सके। मेंटली फिजिकली स्कार कर देते। खत्म। सुसाइड करने के अलावा लड़की के पास ऑप्शन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये चल रहा है आज से नहीं, 90s से चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? आपका अजमेर का, राजस्थान में अजमेर है, वहाँ का ग्रूमिंग गैंग का वेबसाइट पे उस पर डालो गूगल पे, आपको पता लग जाएगा। तो 90s से चल रहा है। अब तो बहुत सारी स्टेट में और भी निकल के आ रहे हैं। स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं लड़की को, ग्रुप बना के ढूंढ के कि कौन सी गलेबल वल्नरेबल लड़की दिख रही है उसके साथ, उसको वल्नरेबल बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं कर पाती है। आप जब दोस्तों के सर्कल में हो, देखो आप किसी भी सर्कल में जाओगे, सब प्यार से बात कर रहे हैं, यू डेवलप दैट ट्रस्ट, भरोसा हो जाता है। फिर आप देखते हो कि मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ये है तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर उसी के सर्कल में से कोई दूसरा आता है, आपको प्रपोज करता है, आपको भी लगता है। और होता ही है कि जब आप प्यूबर्टी से आगे आते हो तो एक हार्मोनल इम्पैक्ट होता है, आपका मन करता है कि नेचर है ऐसा। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आपको वही बात है ना कि एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग जैसा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो होती है सब चीज़ें। तो इसमें कैसे बचे, इससे बाहर कैसे निकले कोई लड़की के साथ अगर हो रहा है? आपको यू हैव टू ब्रेक दैट मोनोटनी। आपको कहीं ना कहीं लड़कियों को एक्शन लेना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हो गया तो मुझे एक्शन लेना है, मुझे पुलिस के पास जाना है। मैंने बोला ना, लॉ है तो आप यूज़ भी करोगे, मिसयूज़ भी करोगे, लेकिन जहाँ जेन्युइन केसेस हैं वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आज नहीं करोगे तो कल करोगे। और जब लॉ आपको उस चीज़ में फेवर कर रहा है तो वाई नॉट। और सारी लड़कियाँ घर पे बैठ जाएंगी तो कौन करेगा फिर? आज से 50 साल बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे फिर तो। somebody has to break that societal dogma जो चल रहा है, विशियस साइकिल है। तो अगर सामने वाला लड़का जैसे बहुत पावरफुल है या बहुत गैंग में से आया हुआ है, बहुत पैसे वाला है या बहुत बदमाश है, गैंगस्टर है, राइट, दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो लड़की कैसे, स्टेप्स क्या होनी चाहिए? एक्चुअली वो होते नहीं है, वो दिखाते हैं। बट बहुत बार ऐसा भी होता है, दिस इज रीसेंट केस इन बॉम्बे, किसी लड़की के साथ हुआ था और उसने सोशल मीडिया पे बहुत लिखा भी था ये सब, बट कुछ हुआ नहीं इसके बारे में, कि किसी 2-3 लड़कों ने किया एंड देन उसके साथ
वीडियोस बना दिए। एक ही लाइक इन्वॉल्व थे 3 लड़के, करा किसी एक ही लड़के ने, और एक लड़के ने जब किया उसके साथ कुछ भी लाइक दे वर हैविंग सेक्स, और वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया। नाउ लड़की डर रही है, किया भी रिकॉर्ड की नहीं किया वो नहीं पता लड़की को। इट्स जस्ट वो लड़का बोल रहा है कि अगर तूने कहीं पे कुछ बोला देन मैं सर्कुलेट कर दूंगा, एंड उस बात पे वो डर के शी इज साइलेंट, शी कांट डू एनीथिंग। एक्चुअली डर ये नहीं होता है कि मेरे साथ क्या होगा, हर लड़की को डर ये होता है कि मेरे माँ बाप के साथ क्या हो रहा होगा, मेरे परिवार वालों के साथ क्या होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर घर के जो माहौल है और जो उसके साथ के दोस्त हैं, इफ़ दे आर रेडी टू सपोर्ट कि इर्रेस्पेक्टिव कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, बेटा गलती किसी से भी हो जाती है, गलती हो सकती है और लोगों को फंसाया जा सकता है। हनी ट्रैप तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। लेकिन जब तक परिवार का और बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको डर ये नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो देखती है यार मेरे परिवार क्या किससे गुजरेगा, इसलिए वो ज़्यादा बताती नहीं है, इसलिए वो पुलिस के पास नहीं जाती। और ये भी डर लगता है ना कि वो सामने वाला इतना पावरफुल है तो वो तो निकल जाएगा, फिर बाद में बदला लेके मेरी 12 बजा देगा। नहीं, अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम जो है चाहे किसी के फेवर में हो या ना हो, अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो आप सज़ा दिलवा सकते हो, क्योंकि लॉ आपको फेवर कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिकली क्या है? हाँ, तो पहली चीज तो ये है कि आपको जो प्रूफ है वो रखने हैं अपने पास। तो मैसेज कोई न्यूड फोटो पे ब्लैकमेल कर रहा है तो इसका प्रूफ, उसका प्रूफ कि अगर वो मैसेज कर रहा है, आप अपना जो भी फोन रखते हो उसको रिकॉर्डिंग वाला रखो। उसका कोई मैसेज आया उसको डिलीट नहीं करना। लड़कियां क्या करती हैं, जैसे ही डर लगता है डिलीट मार देते हैं कि घर में कोई देख लेगा कुछ हो जाएगा, उसको सेव करके रखो। साथ में अगर आपने कोई पैसे उसको दिए हैं या आपके साथ कुछ गलत हुआ है या कभी बाई चांस उसने आपको डराने के लिए भेज दिया कोई फोटोग्राफ, तो उसको आप अपने पास सेव करके रखोगे, देखो इसने ये किया था, इस टाइम पे किया था। और उसके बाद इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल पुलिस के पास जाओ और फिर ये कंप्लेंट करो, एफआईआर करो। पुलिस अगर नहीं करती है, किसी वजह से पैसे ले लेती है, फाइल एप्लीकेशन इन द कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हर 15 दिन में स्टेटस रिपोर्ट फाइल हो कि हर 15 दिन में पुलिस वाले बताएंगे कि 15 दिन में हमने क्या किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है। आप अपने लीगल राइट्स को इन्फोर्स तो करो। हाँ, एक बार को लगेगा ना बड़ा ये इशू कि कौन जाएगा कोर्ट कचहरी, कौन करेगा, तो कौन में तो फिर सोसाइटी ऐसी चलेगी ना यार, तुम तो फिर पिसते रहो जैसे पिस रहे हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो स्टेप्स, अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है बिकॉज ऑफ हर ऑब्सीन फोटोज और न्यूड फोटोज या एनीथिंग, ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी चीज़ पे, स्टेप इज जो भी आ रहा है उस चीज़ को डिलीट मत करो, उसके स्क्रीनशॉट्स रखो, उसकी रिकॉर्डिंग रखो, जो भी अगर फोटो भेजा है तो उसका टाइमिंग नोट करो, और जैसे ही वो आए, जो प्रूफ तुम्हारे पास जब क्लियर हो जाए कि सामने वाले ने किया है, डायरेक्टली पुलिस को फ़ोन करो एंड देन कंप्लेंट। एंड अगर कंप्लेंट करने के बाद पुलिस नहीं सुन रही तो सीनियर अथॉरिटी के पास जाओ, और अगर सीनियर अथॉरिटी भी नहीं सुन रही तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करो। बिल्कुल। मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं? विद अ लॉयर, विदाउट अ लॉयर? आप लॉयर की हेल्प लो। आप बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हो तो लॉयर के पास जाओ। कंप्लेंट फाइल करनी है लॉयर से बात करके करो, क्योंकि आपके कॉमा फुल स्टॉप नॉट लगाने से फ़र्क पड़ जाता है स्टेटमेंट में। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट भी नहीं सुनता तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाओ, कोई इशू नहीं है। और जो पुलिस वाला काम ना करे उसकी कंप्लेंट स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में करो, विजिलेंस में उसकी कंप्लेंट करो, कोर्ट में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डालो कि देखो ये ऐसे ऐसे बोल रहा था और ऐसे ऐसे कर रहा था। ऐसे पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग आती है मेरे पास कई बार। लड़की ने FIR की, पुलिस वाला उसको धमकाता है, अरे मैडम क्या हो गया, क्यों कर रहे हो, कोर्ट के कितने चक्कर काटोगे आप, रहने दो। दिस वाज द एग्जैक्ट लाइन। और वो लड़की मुझे रिकॉर्डिंग सुना रही है। मैंने क्या किया, उठा के वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। मैंने कहा पुलिस वाला ये बोल रहा है जिसके खिलाफ एक्शन लो। वो पुलिस वाला अगले दिन ऐसे हाथ खड़े कर बैठ के, अरे सर नहीं सर गलती होगी साहब, गलती होगी। तो फिर वो खुन्नस निकाल के बदला नहीं लेता? कौन? पुलिस वाला। पुलिस वाले को अपनी नौकरी प्यारी है, खुन्नस क्या, वो बदमाश तोड़ना है इतना बड़ा। पुलिस वाले के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी उसकी नौकरी है। तो जब आप अपने राइट्स को इन्फोर्स करने की बात करोगे, तरीके हैं। आप लड़ने वाले होने चाहिए, आपका लॉयर लड़ने वाला होना चाहिए, आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वो बहुत अच्छे आर्टिकुलेटेड वे में करता है काम, तो काम हो सकता है। रातों रात भी होते हैं चीज़ें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत अर्जेंसी है, आप रात को कोर्ट में, मतलब शाम को पिटीशन फाइल करके रात को कोर्ट में सुनवाई कर सकते हो, जैसे आपके पास हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कर सकते हो आप। देयर इज अ प्रोविजन। नाइस। आपकी बहुत अर्जेंसी है किसी सिचुएशन में तो आप मेंशन कर सकते हो, 24 घंटे आप किसी भी टाइम कोर्ट खुलवा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। नाइस। लेकिन मैटर होना चाहिए ऐसा। You know, this gives me a lot of hope. This gives me, it's good to know all of these things because मैंने देखा है इतने पढ़े लिखे लोग, इतने टॉप स्कूल से, कॉलेजेस से, इतने अच्छे घर के लड़के, उन्होंने ये ऐसी ऐसी हरकतें करी है। आई डोंट नो क्या मिलता है उनको और पता भी नहीं चलता। एंड समटाइम्स
किसी लड़की की गलती भी नहीं होती है और लोग स्पाइक करते हैं ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स स्पाइक करने के बाद ऐसी चीज़ें करते हैं, देन नेक्स्ट डे द गर्ल रियलाइजेस और फिर वो वीडियोस बना देते हैं और फिर वो लड़की को ब्लैकमेल करते हैं और लड़की ब्लैकमेल हो भी जाती है। सो द मैसेज फॉर एवरी वुमेन इज कि एक बार सामने आ जाओ यार, डरने की जरूरत नहीं किसी से। और क्या, शादी अगर हो जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं हमारी कंट्री में, बहुत भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा है। तो अगर लड़की पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो केस कर सकती है, ये उसके पास ही राइट है, सिर्फ वही कर सकती है केस, और फिर बच सकती है कि क्योंकि मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस केसेस रिपोर्ट नहीं होते, तो रिपोर्ट करना चाहिए। किसने बोला कि रिपोर्ट नहीं होते? देयर वाज अ सर्वे डन, क्लोज रूम सर्वे, आई थिंक उसमें था कि 70% ऑफ द वुमेन सेड कि हमने कभी रिपोर्ट नहीं किया, हमारे साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट मैटर है, ये घर का मैटर है, ये बाहर नहीं आना चाहिए, ये इसके से रिपोर्ट नहीं करते। ये सैंपल सर्वे पे डिपेंड करती है। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस जो 3 तरह से होता है। फाइनेंशियल हो सकता है कि आप पैसे नहीं दे रहे हो, मेंटेन नहीं कर रहे हो। आपका मेंटल हो सकता है, टॉर्चर कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो। तीसरा फिजिकल हो सकता है। फिजिकल आपका धक्का मुक्की हो सकता है, हाथ उठाना हो सकता है। आपने रिपोर्ट नहीं किया, मेजॉरिटी लोग ये करते हैं कि हमने रिपोर्ट इसलिए नहीं किया सो दैट माई फैमिली कुड रिमेन इंटैक्ट। ऐसा ना हो कि यार परिवार टूट जाए। एक मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ। आपने बोला फाइनेंशियल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है। तो फाइनेंशियल अब्यूज क्या होता है? फाइनेंशियल वायलेंस बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस में फाइनेंशियल काइंड इज कि जब आप अपने परिवार में अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसकी जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो भी उसको नहीं मिल रही हैं, वो उसको हाथ फैलाना पड़ रहा है, उसको अपने माँ बाप से पैसा मांगना पड़ रहा है, दैट इज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। या फिर वो जॉब कर रही है, आप उसकी सैलरी उससे छीन लेते हो, दैट इज फाइनेंशियल वन। Okay. That is in the law itself. That is in the law itself. दूसरा आपका मेंटल हो गया, जिसमें ताने मारना सब चीजें चलती हैं। थर्ड इज फिजिकल वन। तो तीनों में से कुछ भी होता है तो यू हैव द ग्राउंड टू फाइल द डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट। और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो जनरली लोग रिपोर्ट ना करने का रीजन देते हैं कि परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर मुझे लगा कि मेरा परिवार जो है हस्बैंड वाइफ के साथ हमारा वो इंटैक्ट रहे, प्राइवेट मैटर है, घर में सॉर्ट आउट कर लेंगे। इफ इट वाज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये तो आपको डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपने डिसाइड किया कि मुझे इसको रिपोर्ट नहीं करना है, टुमारो यू कैन नॉट से कि मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो मैंने गलती की। आपको बाद में दोबारा होता है, आप तब रिपोर्ट कर सकते हो। कानून ये नहीं बोलता कि आप रिपोर्ट मत करो। लॉ सेज कि आपके साथ हो रहा है, आप कर सकते हो, बट इट इज योर डिस्क्रिशन, योर चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, वो वाला सिस्टम है। तो अगर आपने रिपोर्ट किया आप कर सकते हो। ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सिर्फ वाइफ ही एक विक्टिम है, हस्बैंड कैन नॉट बी ए विक्टिम। तो हस्बैंड के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसके लिए नहीं बना हुआ ना। इवन दिल्ली में एक केस आया जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फाइल की, उसमें कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिया, न्यूज़पेपर में आ गया। वाइफ वेंट टू हाई कोर्ट की इस ऑर्डर को क्वेश्चन किया जाए, बिकॉज एज पर लॉ हस्बैंड तो इसमें विक्टिम हो ही नहीं सकता। हाई कोर्ट कहता बिल्कुल सही है, हस्बैंड कैन नॉट बी ए विक्टिम। ये लॉ जो है, दिस इज बेनिफिशियल लेजिस्लेशन फॉर वाइफ्स एंड फीमेल्स। मतलब इवन गर्लफ्रेंड लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप लिव इन में रह रहे हो, तो वो भी आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। आप वाइफ की तो बात ही क्या कर रहे हो। गर्लफ्रेंड बोल सकती है कि इसने मेरे को मारा, इसने मुझे मारा, मुझे ताने देता है, गाली देता है, मेरे से पैसे ले लेता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये वाइफ भी बोल सकती है, वो और गर्लफ्रेंड भी बोल सकती है। अगर होता है तो जेन्युइन है, नहीं होता है तो भी बोल सकते हैं। और हाँ, नहीं प्रूफ नहीं है। 95% डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आती है, उसके अंदर जो एलिगेशन है वो मेजॉरिटी झूठे होते हैं। जो चीजें नहीं हुई वो, तो जो ओरिजिनल केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, जो होते हैं वो झूठे होते हैं। ये क्या चल रहा है? ये बस बदमाशी चल रही है इस टाइम पे, बदमाशी है। और अगर लड़कों को मार पड़ती है कि कोई अगर उनके साथ अब्यूज हो रही है या वायलेंस हो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं अगर उसको गाली दे दी। लड़के को गाली देना अपने आप में क्राइम नहीं है। वाइफ अपने हस्बैंड को, माँ की, बहन की, कोई भी गाली दे सकती है। हस्बैंड उसमें कोई किसी तरीके का एक्शन नहीं ले सकता। वर्बल वायलेंस खत्म हो गया, मेंटल वायलेंस खत्म हो गया। हाँ, अगर वो अपने पति पे हाथ उठाती है, चोट लग गई, हर्ट हो गया, तो जाके अपना मेडिकल करवा सकता है। FIR NCR जो भी है वो करवा सकता है। वहाँ पे इशू ये आता है कि पुलिस वाले जाके बोलेंगे कि अरे अपनी बीवी से पिट के आ गया तू, तुझे शर्म आनी चाहिए, हम तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, हंसेंगे, भगा देंगे। अगले दिन वो अपने घर जाता है, अपनी बीवी को 2 चांटे लगा दे बाई चांस किसी वजह से, तो पुलिस, जब वाइफ जाएगी पुलिस के पास, तो हस्बैंड को बुला के बोलेंगे इधर बैठ। पत्नी पे हाथ उठाएगा, तेरे को पता नहीं कानून है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द सिचुएशन।
हस्बैंड को जो जो उसके साथ होता है, अगर उसको पता है कि हाथ उठा रही है तो मैं हर्ट का केस लगा सकता हूँ, मुझे खाने में कुछ ऊट पटांग मिला के दे रही है तो मैं उसका सेक्शन लगा सकता हूँ। पर जो इन लॉज हैं, पत्नी के घर वाले हैं, हस्बैंड को दामाद को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आप इंटिमिडेशन का, एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर सकते हो। ये कर सकते हैं? कर सकते हो। प्रीएम्प्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आपको पहले जाना पड़ेगा कोर्ट में। मार से पहले कैसे जाएगा? नहीं, मार के बाद, इससे पहले कि वाइफ जाए कंप्लेंट फाइल करे, आप पहले चले जाओ। बट फिर मानी जाएगी? मानी तो जाएगी। आपको बोला ना कि लॉयर अच्छा होना चाहिए, आपका एडमेंसी होनी चाहिए उससे वो करने के लिए, आप पीछे लगे रहो। पानी भी अगर पत्थर पे गिरता रहेगा ना तो कभी ना कभी निशान छोड़ता है, आप शुरू तो करो। होने के लिए सब चीजें होती है। मतलब देयर इज प्रोविजन कि अगर लड़के के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तरीके से अच्छा लॉयर उसको जस्टिस दिला सकता है। जस्टिस तो नहीं दिलाएगा, लेकिन उसको जो रिलीफ है ना वो हो सकता है। देखो, दो चीजें होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट एंड रिलीफ। आप केस लड़ोगे 5 साल 8 साल लड़ने के बाद जीतोगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। लेकिन आज आपको रिलीफ की जरूरत है कि मुझे परेशान ना करें, एटलीस्ट सब बैकफुट पे चले जाएं, तो आपको इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, तो वो इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। ऐसी भी सिचुएशन होती है, स्टिल बेटर देन गोइंग थ्रू टॉर्चर। एग्जैक्टली। एक मेरा केस था मेरे पास, उसमें महाराष्ट्र के लड़के वाले थे, लड़की वाले थे दिल्ली के, और किसी वजह से ये वो आए यहाँ पे, महाराष्ट्र आते हैं, आके सिर्फ 7-8 लोग थे, आके बोलते हैं कि जी बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इनकी आपस में बन नहीं रही है, कुछ भी रीज़न था। बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी बात करते हैं, ये वापस चले गए। उसने पीछे से पुलिस कंप्लेंट डाली कि 7-8 लोग आए थे, धमकाया, उन्होंने मारपीट की, सामान छीन के, कुछ पैसे वैसे छीन के चले गए, हमारे रिश्तेदार थे। पुलिस में यहाँ FIR नहीं हुई, कोर्ट में गए मजिस्ट्रेट के पास, एप्लीकेशन लगाई, एंड दिस एक्चुअली नेवर हैपेंड। कोर्ट में लगे कि एलिगेशन लग गई है, कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी FIR करो। अब यहाँ से पुलिस गई है उनको अरेस्ट करने के लिए दिल्ली, उन्होंने वहाँ से 498 दहेज के केस लगाए, सारा कुछ। लड़की जो पहले 2.5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस मांग रही थी और एलिमनी मांग रही थी कि 2.5 करोड़ में सेटलमेंट करूंगी, 20 लाख रुपए में सेटलमेंट किया उसने। क्यों? क्योंकि प्रेशर यहाँ से भी था। बात ये थी कि लड़के वालों ने पहले FIR करवा दी। जो पहले करता है वो प्रेशर तो रहेगा, प्रेशर तो रहेगा। ऐसा होता है कि जो पहले FIR करता है वो फायदे में रहता है। फायदा नुकसान, हाँ, थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने पहले FIR की तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हस्बैंड के पास भी कुछ राइट होते हैं, कुछ लिमिटेड राइट, पर उनको इन्फोर्स करना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा प्रेशर आपको डालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। वाइफ के लिए इट इज़ क्वाइट ईजी, वो कुछ भी नहीं करेगी, एक पेपर पे लिख देगी कि ये फलाना फलाना है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जाके दे देगी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में दे देगी, ह्यूमन राइट कमीशन में दे देगी, HMO PMO को भेज देगी, पुलिस वालों को मार्क हो जाएगा, पुलिस वाला कहेगा FIR कर, आगे बढ़े यार, क्यों टेंशन ले रहा है फालतू की। वो कोर्ट जाती है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं उल्टा, कोर्ट भी कहता है यार तू इसको, ये तो विक्टिम है, इसको क्यों धमका रहा है। तो शी हैज़ मोर राइट्स, उसकी रेमेडी जो है वो ईजिली एक्सेसिबल है। नेशनल कमीशन ऑफ मेन है हमारे पास, नहीं है ना, क्या करें। बट ये जब आप न्यूज़ देखते हो और जितने लोगों से आसपास बात करते हो, तब पता चलता है कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और अत्याचार हो रहे हैं, और उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा, और उनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, विच हैपन्स, विच यू अब आए दिन न्यूज़ में देखते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि इतना गलत हो रहा है लड़कियों के खिलाफ, वो करें तो करें क्या, जाए तो किसके पास जाएं, क्योंकि सारे लड़के मिसयूज़ कर रहे हैं अपना पावर और गलत कर रहे हैं। बट जितने लॉयर्स से, जजेस से, आप लीगल सिस्टम के लोगों से बात करो, पुलिस वालों से बात करो, ये लोग बताते हैं कि लड़कों के साथ गलत हो रहा है, लड़कों के साथ। वेयर इज द मिसमैच? न्यूज़ में आप देखते हो कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और लॉयर्स और जजेस और पुलिस वाले जो लीगल सिस्टम है वो बताते हैं कि लड़कों के साथ आए दिन इन पे फेक केसेस लग रहे हैं, आए दिन इनको फेक केसेस में जेल में जाना पड़ रहा है, कितने लड़कों की लाइफ खत्म हो गई है, लड़कियों के लिए इतना आसान है किसी लड़के की लाइफ खराब करना। ये मिसमैच क्यों आ रहा है? वो मिसमैच इसलिए आ रहा है कि हम न्यूज़ को बिलीव करते हैं, हमें लगता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है दैट इज़ ट्रू, लेकिन जो हार्श रियलिटी है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि जो काम कर रहा है वो सिर्फ वही देख सकता है, वही बता सकता है आपको। न्यूज़ में देखो, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी जो आती है फीमेल उत्थान के लिए, कि लेडीज़ का बेनिफिट करना है, फीमेल्स का बेनिफिट करना है, इनको आगे लेके आना है, फ्रंट पे लेके आना है, रिजर्वेशन होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत पैसा आता है। तो जब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा आएगा तो उसमें उस पैसे का 2 तरीके से यूज़ होगा, एक्चुअल एम्पावरमेंट के लिए और मीडिया के लिए। मीडिया में जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि इनके साथ गलत हो रहा तो पैसे का देगा कौन?
कौन देगा? आप कहीं ठीक करने के लिए देते हो ना कुछ चीज़, गलत जब कोई ख़राब ही नहीं होगी तो क्या दोगे? तो इसलिए मीडिया फोकसेस कि फीमेल्स के साथ कितना गलत हो रहा है, और जो एक्चुअल रियलिटी है वो ये है कि हस्बैंड बहुत परेशान है, बॉयफ्रेंड बहुत परेशान है, लड़के उनकी ज़िंदगी इतनी आसानी से ख़राब होती है कि आप एक्चुअली सोच भी नहीं सकते। एफआईआर हो गई, उसके बाद आप किसी लायक नहीं रहे, आप किसी लायक नहीं रहे, गवर्नमेंट जॉब आप कर ही नहीं पाओगे, आपका नेगेटिव आएगी, पुलिस वाले रिपोर्ट दे देंगे कि नेगेटिव है, और उस केस को लड़ते रहो। फिर लड़कियां एग्जॉर्बिडेंट डिमांड करती हैं। आपने शादी में खर्चा किया 5 लाख रुपए, आज आप कह रहे हो मुझे मेंटेनेंस भी दे दो। आधे घंटे की, मतलब आप 10 मिनट की शादी, फेरे हुए, आप गाड़ी में बैठे, हस्बैंड वाइफ की कुछ बात हुई, वाइफ उतरती है गाड़ी से, कहती तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक, लड़ाई शुरू हो गई, हस्बैंड किसी तरीके से मना के ले आता है कि यार कोई बात नहीं, तू आ जा घर पे। एक दिन रुकी, अगले दिन फिर वापस आ गई। अब जिंदगी भर के लिए अगर डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ और वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, एलिमनी क्लेम करती है, दहेज के केस लगाती है, तो वो लगा सकती है। एंड समटाइम्स इट इज डन जस्ट बिकॉज दे कैन, और उस पर कोई बात ही नहीं करने को राजी। जितने भी हस्बैंड आते हैं वो आके ये बोलते हैं कि सर इतनी गलती नहीं है जितनी इसमें लिखी है। ऑब्वियसली नहीं होती है। इन योर एक्सपीरियंस ज़्यादा कितने परसेंटेज में, अगर आपको केसेस बांटने हो एज अ क्वेश्चन, तो कितने परसेंट केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है इन अ मैरिज, एंड कितने परसेंट केसेस है जहाँ पे लड़कों के साथ गलत हो रहा है रियलिटी में? आप क्या जीतते हो क्या लड़ते हो, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं उस पर बात भी नहीं करूँगा। मान के चलो कि शायद 10% केस होंगे जिसमें लड़कियों के साथ एक्चुअली में गलत होता है, जो केसेस हैं, एक्चुअल केसेस हैं, रिपोर्टेबल केस, रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूँ। और 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें फेक एलिगेशन लगते हैं, जिसमें हस्बैंड और उसके परिवार वालों के साथ गलत होता है। 90% क्या केसेस। बात कर रहे हैं इन योर एक्सपीरियंस? माई ओन एक्सपीरियंस। मुझे भी कई बार आती है कंप्लेंट, लड़की की तरफ से, बहू की तरफ से कंप्लेंट बनानी पड़ती है, तो हम भी उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं, लगाना पड़ता है। आगे बोलते हैं वो कि एक्शन चाहिए हमें, तो करवाना पड़ेगा। वो खुद भी बोलते हैं कि ये चीज़ ये लिख दो, लिखनी पड़ती है। हम मना नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। साइन तो वही करेंगे ना, मेरे साइन से तो होगा नहीं काम। वो पूछते हैं कि इसमें कौन सा सेक्शन बन सकता है, फिर हम उनसे पूछते हैं कि हाँ ये वाली ये हुआ था, कहते हैं हाँ ये हुआ था, तो ये सेक्शन बनेगा इसके अंदर। पता है ये सब मुझे पता है, बट आप उसको अलग लेवल पे लेके जा रहे हो। I'm facing it on everyday basis. You're telling me a different reality of the world, and आप बोल रहे हो कि आपके डेली एक्सपीरियंसेस में ये सब होता है। ऐसा भी नहीं कि आप एक एक्टिविस्ट हो, लाइक अगर आप मेंस एक्टिविस्ट हो तो मैं मान सकता हूँ कि आप यही चीज़ें ढूंढते हो, इसकी वजह से आपका व्यू थोड़ा इसकी तरफ ज़्यादा है। आप तो एक बिल्कुल नॉन बायस लॉयर हो, आप लड़की की तरफ से लड़ते हो, लड़की की तरफ से भी लड़ते हो, और उसके बाद आप ऐसे बोल रहे हो कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक इसको थोड़ा सा ना रिफाइन करके बोलने की कोशिश करूँ। आप ये सोचो कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है और रिपोर्टेड केसेस हैं, उसका स्टैट्स आपके पास है, आप बोलते हो कि वाइफ के साथ इतना गलत हो गया और इतने केसेस फाइल हुए हैं, जो मर्द के, हस्बैंड के अगेंस्ट होते हैं, उसका स्टैट्स है आपके पास? क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्टैट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो केस फाइल ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप बात कर रहे हो, एक हम इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं कि इस तरफ ऐसा कुछ हो रहा है इस आदमी के साथ, इसने किया है, लेकिन जब वाइस वर्सा अगर ये कोई केस करना चाहे तो उसके स्टैट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो 0 वर्सेस इन्फिनिटी की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। तो वो कुछ भी रिपोर्ट हो रहा है, जो रिपोर्ट हो सकती हैं वो हो रही हैं, जो रिपोर्ट ही नहीं हो सकती उसके साथ क्या कंपेयर करोगे आप? कंपैरिजन ही नहीं है। आज मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सिंपल बताता हूँ। अगर कोई लड़की किसी लड़के के अगेंस्ट 376 या रेप की एलिगेशन लगा के एफआईआर करवाती है, लॉ ये है कि आप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक, एक लड़की अलग अलग लड़कों पे 8-10 एफआईआर करवा सकती है सिमिलर एलिगेशन लगा के, इसने उस दिन इसने किया था, उसके बाद उस जगह पे उसने किया, ऐसे किया। ऐसी भी लड़कियां हैं जो पैसे एक्सटॉर्ट करती हैं। There are rackets like ठीक this, है yeah. तो लड़के अगर ये देखें कि इस लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है तो आप देख सकते हो, लेकिन ये देखना कि इस कंप्लेनेंट ने टोटल कितनी कंप्लेंट की है, इस लड़की ने कितनी सिमिलर एफआईआर की है, वो आप देख ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी हिडन करने का, आइडेंटिटी हिडन है, विक्टिम की आइडेंटिटी आप बता नहीं सकते, और उसका कोई सेंट्रलाइज डाटाबेस नहीं है। अक्यूज्ड का तो बनता है। तो सेम गोज विद हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसको आप रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो उसके स्टैट्स ही नहीं मिलेंगे आपको। स्टैट्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू कंपैरिजन, कि भाई इस कंपेयर में ये चीज़ हो रही है, इस तरह की सोसाइटी में इतने लाख लोग रहते हैं और इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जब आपके पास दूसरे स्टैट ही अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे?
कोर्ट में जब जाके देखते हो हस्बैंड की हालत, अब वाइफ ने मेंटेनेंस मांगी और पहली डेट पे जैसा आप बोलते हैं हाँ भाई कितना कमाता है, कहता जी मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ। वाइफ से तू क्या कर रही है? जी अभी तो मैं कुछ नहीं कमा रही। पहले क्या करती थी? जी पहले टीचर थी, अब जॉब नहीं है, छोटा बच्चा देखना पड़ता है। ठीक है 30,000 रुपये बांध दो इसके, सिंपल हो गया। बंदा कहता है ठीक है 30,000 रुपये बंद के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हस्बैंड अगर जाता है कोर्ट में, उसके पास पूरे लॉ में 4-5 लॉ में सिर्फ एक प्रोविजन है जहां वो मेंटेनेंस मांग सकता है अपनी वाइफ से, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24। मांग सकता है, मिलेगी नहीं मिलेगी कहानी अलग है, मांग सकता है। और ऐसे बहुत होनहार हस्बैंड होते हैं कुछ, वो कहते हैं कि मांगेंगे। वो कोर्ट में जाते हैं, फैमिली कोर्ट में सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाते हैं कि वाइफ जो है 2 लाख रुपए कमा रही है, मैं कुछ नहीं कमा रहा यार, मुझे मेंटेनेंस दे दो। मेजॉरिटी जजेस हंसेंगे उसके ऊपर, हंसते हैं कि तू मेंटेनेंस मांगे कैसे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन है। जाके काम तो अगर खुद कमा ले, हाँ खुद कमा ले, यहाँ मांगने आ गया। मेजॉरिटी जजेस की बता रहा हूँ, हंसते हैं, जबकि लॉ में प्रोविजन दे रखा, आप इन्फोर्स तो करो। अब एक इशू और आता है कि कई बार क्या करते हैं हस्बैंड जो है, अब शादी हो गई, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं क्योंकि 1% स्टैम्प ड्यूटी बचती है, ले ली। 50% करें 100% करें, बहुत तो 100% करके रख लेते हैं। कल की डेट में डाइवोर्स हो रहा है, वाइफ जा रही है कहीं पे, पैसे सारे हस्बैंड के अकाउंट से गए हैं, EMI सारी हस्बैंड ने दी है, डाउन पेमेंट सारी हस्बैंड ने दी है, जस्ट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वाइफ के नाम पे। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी को वापस लेना। शी बिकम्स द ओनर, लड़ो। 50% हो गया तो वो जाके बोलेगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि मैं तो 50% ओनर हूं, मुझे ना निकाला जाए। इवन अगर वाइफ आपके घर से अलग रहती है और वो कहती है कि मैं मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं रह सकती हूँ और मैं रेंट पे रहूंगी, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू अरेंज एन ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन या फिर उसका किराया भरे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से मिलने जाता है, वाइफ इज वर्किंग एट सम प्लेस, और वो कहती है कि यार हाँ मेरे पीछे ना आए, तो शी कैन टेक अ प्रोटेक्शन ऑर्डर, इंजंक्शन ऑर्डर अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कि ये मेरे वर्किंग प्लेस को विजिट ना करे। आएगा तो सेक्शन 31 में उसके अगेंस्ट 1 साल की जेल हो सकती है अगर वो कंप्लाई नहीं करता ऑर्डर को। लेकिन अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है और वाइफ जाके उसकी कंपनी में शी क्रिएट्स अ रकस, वहाँ हो अल्लाह मचाती है, और वो जाके कोर्ट में बोले कि ये मेरे वर्क प्लेस पे ना आए, कोर्ट कहेगा तेरे पास राइट नहीं है, छोड़ चल घर जा। शी कैन डू द सेम थिंग। मतलब वो वर्किंग प्लेस पे जाके हो हल्ला कर सकती है लेकिन हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। इशू ये है कि फॉर द सेम एक्ट इन द सेम सिचुएशन हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पनिशमेंट और फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जेंडर, अदर पर्सन इज लेट गो जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर, क्योंकि उसके पास वो कहते ना कि राइट ही नहीं है दूसरे बंदे के पास। फैमिली केसेस के जो केस आते हैं हमारे पास, उसमें 95% कंप्लेंट जो है वो झूठी होती है। 95% कंप्लेंट झूठी होती है। कैसे केसेस होते हैं ये ऐसे होते हैं कि मैं अपने घर में थी और मेरे सास ने मुझे धमकाया और मुझसे दहेज मांगा। जब मैंने मना किया तो मेरे ससुर आए, उन्होंने, मैं किचन में खड़ी थी, कमर में हाथ डाल दिया, या मैं लेटी हुई थी, मेरे ऊपर आ गए, मुझे फिजिकल होने की कोशिश की। मेरे जेठ ने मेरे साथ गलत किया। आज से 8 महीने पहले मेरा देवर मेरे घर में घुस गया, मेरे कमरे में दरवाजा बंद किया, मेरे साथ कुछ गलत किया। दीज काइंड ऑफ एलिगेशंस। ये सब। और डिस्प्यूट क्या होता है? सिर्फ हस्बैंड वाइफ का होता है, डाइवोर्स लेना है, सिर्फ इतना सा डिस्प्यूट है। डू यू थिंक लॉयर्स सिखाते हैं ये सब करना? ऑब्वियसली लॉयर नहीं सिखाएगा तो आपको सपने थोड़ा ना आ रहे हैं। अब जो आपके जाते हो किसी लॉयर के पास तो बोलेगा ना कि आप जो भी काम कर रहे हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, आप ये लिखोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। कुछ लॉयर सिखाते हैं, कुछ लोग खुद भी बहुत चंट होते हैं। आजकल गूगल इतना ईजी हो गया है कि कोई भी अपने फोन पे देखता है क्या एलिगेशन लगाऊं, तो आधी चीजें तो लेके आते हैं। लॉयर सिर्फ आपकी कंप्लेंट को थोड़ा सा इनहेंस कर सकता है, थोड़ा नहीं बहुत इनहेंस करते हैं, ठीक है, बट दैट इज द डार्क रियलिटी। जैसे लॉयर के पास आए और लॉयर ने बोला कि देख रेप के एलिगेशन लगाने हैं तभी तेरे को कुछ मिलेगा, तो रेप के एलिगेशन लगते हैं। 2013 से पहले जो एलिगेशन लगते थे वो लगते थे हमारे 498 के। क्रुएलिटी हुई, दहेज मांगा और मैं अपने घर आ गई, मेरे साथ मारपीट हुई, दैट्स इट। उसमें पुलिस वाले 3 साल की जेल थी, लेकिन पुलिस कुड अरेस्ट फैमिली मेंबर्स, तो हस्बैंड को अरेस्ट करते थे, फादर इन लॉ को कर लिया। 2013 के बाद अरनेश कुमार की जजमेंट आई,
उसने बोला जहाँ 7 साल की जेल है वहाँ अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। अब आपको एलिगेशन वो लगाने पड़ेंगे जो 7 साल से ज़्यादा है। वो क्या है? फिजिकल रिलेशन, फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन, मारपीट हो गई, कान का पर्दा फाड़ दिया, ठीक है, गले में चुन्नी बांध के मुझे मारने की कोशिश की ताकि 307 बन जाए। घर पे थी, प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद इन्होंने कुछ दवाई दी, देयर वाज अ येलो कलर रेड कलर मेडिसिन, मेरे मुंह से झाग आने लगे, मैं बेहोश हो गई और ये मुझे कहीं ले गए किसी के पास और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स मेरा अबॉर्शन करवा दिया। ये इस तरह के एलिगेशन लगे। 313 बनती थी, 328 और इसके पेपर्स या कुछ नहीं होते कि अबॉर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, बॉडी पता नहीं चलता। वो यही बोलते हैं ना कि किसी ऐसे क्लिनिक पे वहाँ लेके गए थे और उस जगह पे मेरा जो इन्होंने अबॉर्शन करवाया है और कुछ कागज़ नहीं साइन करवाए, या मुझे कोई दवाई दे दी कि वो एकदम से फोर्सफुल हो गया, निकल गया सब कुछ। अगर आज फिजिकल रिलेशन बन जाए 3 दिन 4 दिन बाद तो वो भी नहीं बता सकते कि हुआ था, लेकिन उस पर एलिगेशन पे भी लोग जेल जाते हैं विदाउट एनी मेडिकल डॉक्यूमेंट, सिर्फ एलिगेशन पे। और अगर नहीं भी जेल जा रहे हैं, एलिगेशन पे केस चल रहा है, वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी पनिशमेंट है। केस चलना ही नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन में। एंड देन सोसाइटल इमेज और सोसाइटल प्रेशर एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जब उससे ही होता है, प्लस कोर्ट का प्रेशर कि आना जाना दिन भर लगा रहना। क्रिमिनल केस तो ऐसे होते हैं, अगर आप किसी डेट पे नहीं गए और कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, वो वारंट करेंगे, पुलिस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी, बेल कैंसिल हो जाएगी, तो फिर दोबारा बेल बॉन्ड भरो। देयर इज़ अ पर्सन, अभी मैंने हाई कोर्ट में उसकी बेल फाइल की हुई है, वो 2 डेट पे कोर्ट नहीं गया 5 साल में, हर डेट पे गया, 2 डेट पे नहीं गया, उसके वारंट हो गए। वारंट तो वकील साहब ने एप्लीकेशन लगाई कि वारंट कैंसिल कर दो, उन्होंने एप्लीकेशन ली, वारंट स्टे कर दिया। नेक्स्ट डेट पे कोई दूसरे वकील साहब आ गए, उन्होंने एक और एप्लीकेशन लगा दी विद अ डिफरेंट ग्राउंड कि मैं क्यों नहीं आया था। जज साहब ने देखा इस एप्लीकेशन में कुछ और लिखा है, इस एप्लीकेशन में कुछ और लिखा है, दोनों एप्लीकेशन डिसमिस की, उसको कस्टडी में ले लिया। ही इज इन कस्टडी सिंस मार्च। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस है, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में उसकी डेट लगी। फेक है रियल है? इट्स क्वाइट अ रियल केस। बच्चा भी है एक्चुअली, वैसे बोल दिया, बच्चा भी है, लेकिन वो बात ये ना कि जो कोर्ट में जाना था उसको 5 साल में, आप हर डेट पे गए हो, सिर्फ 2 डेट पे नहीं गए। नहीं, ये बच्चा है कि उसका भी बच्चा है? ये उसी का बच्चा है। Okay. जो लड़की है प्रोसिक्यूट कर रही है, उसका बच्चा और इसका बच्चा है, शादी की नहीं दोनों ने। तो समटाइम्स रियल केसेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 95% केसेस जो हैं उसमें झूठा एलिगेशन लगा होता है। कौन कौन से ऐसे टॉप 5 झूठे चीज़ें बताओ जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं अगेंस्ट मेन, और कोई भी लड़की इजीली लगा सकती है, जिसमें लड़के को प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा? तो वो पहला तो है छेड़खानी करने का, कि मैं खड़ी थी और इसने मेरे बटक्स पे हाथ लगा दिया, कमर पे हाथ डाल दिया, छाती पे धक्का मार दिया, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, और ऐसी जगह पे जहाँ कोई कैमरा ना हो। दूसरा कि इस पे क्या कितना सजा है, क्या है? 3 साल की जेल है इसमें। 3 साल की? 3 साल की जेल। एंड ये प्रूफ करना पड़ेगा लड़के को? लड़की आके एलिगेशन लगाएगी, वो माना जाएगा उसको, आप कितना भी कुछ करते रहो। और लड़का डिनाई करे, प्रूफ कैसे इसको खत्म कर सकता है? लाइक इफ क्रॉस लड़कियां लगा दिए तो क्या कर सकते हैं? नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन इज वन ऑफ दोज टूल्स जिससे एक लॉयर किसी के भी केस को तोड़ सकता है। उसमें निकल के आती हैं चीजें, आपने कब हुआ, कैसे हुआ, कौन था आगे पीछे, कौन था, लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड था, बहुत सारी चीजें रोल प्ले। पर अब अगर किसी रियल लड़की के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो थोड़ी याद रखेगी कि लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड था, कहाँ था, क्या था, तो डर जाएगी। अगर सच में किसी के साथ हुआ है तो ऑब्वियसली वो सच बोलेगी। सच्चे विटनेस को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है, पता है। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, आप जब गवाही देने जाओगे तो आपको याद रहेगा, अगर आपने वो यू हैव मेड दैट फिक्टिशियस स्टोरी, तो उस टाइम पे फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि झूठ जब क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं ना तो झूठ नहीं आता है, निकल के आ जाएगा आराम से, वो आगे नहीं आएगा। बट अगर झूठा केस है तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज द ओनली स्कोप। क्रॉस एग्जामिनेशन समय के लिए तो जेल जाएगा। नहीं, 1 स्कोप। दूसरा, आपके फेवर में जो गवाहियां हो सकती हैं, वहाँ और कौन प्रेजेंट था, कोई सीसीटीवी था या नहीं था, उन लोगों को बुलाया जा सकता है, उस डॉक्यूमेंट को मंगाया जा सकता है, तो वो कर सकते हैं। लड़की ने कुछ पैसे मांगे हों, एक्सटॉर्शन कर रही हो, उसके अभी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। फिजिकल रिलेशन हो गया, लड़की ने बोला कि मेरा कंसेंट नहीं था, या फिर उसने झूठ बोला शादी के लिए, या फिर कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप है, लड़की बोलती है मेरा कंसेंट ही नहीं था, वो सिचुएशन भी होती है। ये 2 सिचुएशन 3 हो गई। और चौथा, अगर 3 क्यों? 1 इज छेड़खानी, सेकंड इज फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, फॉल्स प्रॉमिस, थर्ड इज फिजिकल, फोर्सफुल फिजिकल जो किया है। चौथा, अगर आके लड़की बोलती है कि इसने मुझे गाली दी है, अब्यूजिंग अ गर्ल इज अ क्राइम, 3 साल की जेल उसमें।
लेकिन लड़की लड़के को गाली दे सेम, तो कोई जेल नहीं है, कोई जेल नहीं है। आप किसी लड़की को, किसी फीमेल को गाली दे दो, 3 साल जेल। एंड अगर नहीं दी और किसी ने ऐसे बोल दिया कि दी इसने मुझे, तो एग्जैक्टली ओरल क्या हुआ था कैसे पता लगेगा? हाँ एग्जैक्टली। और फंसाते हैं लोग। मैं एक XMLA का केस लड़ रहा हूँ दिल्ली में, और यही केस है कि इसने मुझे ये गाली दी, और आज वो केस चल रहा है। और जबकि वहां पे 200 लोग खड़े थे जो जिनके सामने इंसिडेंट हुआ था, और वो कह रहे हैं कोई गाली नहीं दी, लेकिन एक लेडी की कंप्लेंट पे केस चल रहा है, उसको हर डेट पे जाना पड़ता है। तो इससे बाहर कैसे निकलेगा कोई? लड़ेंगे, बस वही तरीका है, लड़ने के अलावा कोई मतलब- तरीका नहीं है। कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन बाण चला तो चला, अभिमन्यु जा रहा, अभी चक्रव्यूह टूटेगा नहीं टूटेगा कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या आपके पास? और उसने जो स्टेटमेंट दिया लड़की ने, वो मान लिया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रूफ। उसे प्रूफ नहीं करना कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं है। एंड द गाय इज कंसिडर्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर लड़की की सिर्फ सोल स्टेटमेंट वो ट्रस्टवर्दी है, तो आपको किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है। और ट्रस्टवर्दी कौन डिसाइड करता है? वो उस लड़की की स्टेटमेंट हो गई तो कोर्ट डिसाइड करेगा। देयर इज अ ह्यूज डिस्क्रिशन। एक आदमी किसी भी बात को सुन के, कोई भी जज, वो हो सकता बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रही, दूसरा जज कहता अरे वाह ये तो ठीक कह रही है। इट्स अ पर्सन टू पर्सन डिपेंडेबल गेम, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पे हर चीज मैटर करती है। लड़की ने आके बोल दी, गवाही दे दी, एक बंदा कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरा बोलेगा नहीं ऐसा ही हो सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ लक भी। सो ये 4th हो गया। 5th केस? 5th केस जो SC/ST की एलिगेशन है कि इन्होंने मेरे 4 लोगों के सामने मुझे कास्टिस्ट रिमार्क जो है वो किए, और उसमें एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती। सीधे अंदर ही है, उसमें कुछ उसमें नहीं। पुलिस वालों के पास डिस्क्रिशन है कि वो सीधा अरेस्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपके ऊपर एलिगेशन है तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए नहीं जा सकते। दैट इज वन ऑफ दोज केसेस जहाँ एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ अगर आपका प्राइमा फेसी देयर इज नो केस तो आप एंटिसिपेटरी बेल ले लोगे, लेकिन अगर प्राइमा फेसी एलिगेशन आपके अगेंस्ट है तो आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। तब यू आर एट द मर्सी ऑफ पुलिसमैन। आप पैसे दो, चेक लगाओ, कुछ भी करो कि अरेस्ट मत करो, विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल करो, वो भी होता है। मतलब जो है पुलिस वाला उस टाइम पे फिर देन वही है, भगवान है वो, उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो गए। ये सिस्टमैटिक फेलियर है। पुलिस वाला भगवान उस टाइम पे। और क्योंकि पुलिस वाले हमेशा सच नहीं बोलते हैं, इसलिए लॉयर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे जो आपने 5 एलिगेशंस बताए, ये इनका कोई तरीका नहीं है किसी भी लड़के के पास कि इसके प्रूफ करे? प्रूफ देखो, क्यों एविडेंस दे, प्रूफ दे और उसकी वजह से वो बच जाए, ऐसा कुछ नहीं। हर किसी में आपको लीगली फाइट करना ही पड़ेगा, हर किसी में क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, हर किसी में मतलब इट्स केस लड़ना पड़ेगा प्रॉपर्ली। आपके पास ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ तो उसे कोई तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। कोई इंसान इधर आके बोल के कुछ भी बोल दे तो मान लेगी गवर्नमेंट, तो मतलब जज मान लेगा? मानना पड़ेगा ना उसको। अगर आप उसको रिबट नहीं करोगे तो उसको मानना पड़ेगा। लॉ सेज कि एक बार कोई चीज़ एलिगेशन लग गई तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड। एलिगेशन पे शुरू होता है, उसके बाद प्रूफ इकट्ठे किए जाते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। फिर उन प्रूफ्स को प्रूव किया जाता है कोर्ट में एज एन एविडेंस, ओथ पे, कि मैं भगवान मतलब धर्म से जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, भगवान या जो मेरी रक्षा करे, मेरा साथ दे, वो चीज़ें होती हैं। ऑन ओथ आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती है। एज एन अक्यूज्ड आप क्या क्या एविडेंस अपने फेवर में कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप कोर्ट में लगा सकते हो उसको। डॉक्यूमेंट्री मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर। दूसरा, कोई आई विटनेस है जो आपके फेवर में है, जिसने देखा है, आप उसको बुला सकते हो कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। मान लो ऑन द स्पॉट किसी लड़की ने बोला है मुझे गाली दे रहा था और कोई दूसरा आदमी आपके फेवर का नहीं खड़ा है, तो आप क्या करोगे? आप एज ए अक्यूज्ड आप कोर्ट से परमिशन मांग सकते हो कि मैं खुद भी एज ए विटनेस आ जाऊं, बट यू हैव अ बेसिक फंडामेंटल राइट नॉट टू इंक्रिमिनेट योरसेल्फ। तो कोर्ट पहले परमिट करेगा, फिर आपकी गवाही होगी, फिर उसको पढ़ा जाएगा। ही शेज शी सेज सिचुएशन ना, उसके पास कोई प्रूफ इसने गाली दी, रिकॉर्डिंग नहीं है। आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने गाली दी या नहीं दी। वो भी बोल रही है, आप भी बोल रहे हो, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन क्रॉस एग्जामिनेशन, किसका टूटेगा और किसका नहीं टूटेगा। और कोई डर के कुछ बोल गया, भले उसने कुछ किया नहीं हो, और डर जाए क्रॉस एग्जामिनेशन, तो खत्म। डरते हैं लोग। मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था एक बार, देयर वाज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। किसी ने बुलाया था कि सिर्फ एक क्रॉस एग्जामिनेशन है। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया और दैट वाज अ केस गोइंग ऑन फॉर लास्ट 20 ईयर्स।
उसमें मैंने शुरू किया और उसके जो गवाह था उसके हाथ कांपने लग गए थे। अब मैं देयर वाज 2 केसेस विद मी, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस थे। एक आदमी मेरे पास आके कहता है कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया है, बहू और पोता जो हैं वो कहीं और रहते हैं, बेटे ने मुझे अपनी LIC में नॉमिनी बनाया हुआ था और मैं उस नॉमिनी बनने के बाद मैंने कुछ पैसा जो है मेरे अकाउंट में आ गया। अब मैं बहू को वो पैसा पूरा देना नहीं चाहता, तो क्या तरीका बता दो कि ये पैसा मेरे पास रह जाए। दैट वाज द फादर, मदर इन लॉ वाज अलाइव। तो माय क्वेश्चन वाज कि बेटे के जाने के बाद बहू का बिहेवियर कैसा है। ही सेज कि वो आती है घर पे, हर महीने पैसे भेजती है और बोलती है कि पापा वो नहीं रहे, मैं हूं, आप टेंशन मत लो, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो मैंने कहा यार जब तुम्हारी बहू इतना सोच रही है, तुम्हारा केयर कर रही है, तो वो अलग क्यों रहती है। कहता वो बेटे का स्कूल जो है वो वहां पे है इसलिए पोते का। अब सोचो उस आदमी की मेंटालिटी, फादर इज नॉट द लीगल हेयर ऑफ दैट डिसीज्ड। मदर को मिलना चाहिए था 50%, उसके पोते को मिलना चाहिए था, वाइफ को मिलना चाहिए, तो दोज वर द लीगल हेयर, उनको मिलना चाहिए था। फादर पैसा लेके बैठा हुआ कहता मुझे चाहिए सारा। ठीक। दूसरी सिचुएशन, एक आदमी कोविड में एक्सपायर हुआ, इकलौता बेटा है, माँ बाप है, बेटे की 1 साल पहले शादी हुई है, LIC पॉलिसी है, डीमेट अकाउंट है, उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ। 13वीं हुई, 13वीं होते ही एक टाटा 407 की गाड़ी आती है, अग्रवाल, वो पैकर्स एंड मूवर्स, नॉट अग्रवाल, पैकर्स एंड मूवर्स, वो आते हैं और वो सारा पैक करके लेके चली जाती है, सारे अकाउंट्स का डिटेल, अपना घर की ज्वेलरी वगैरह, और बेटे के अकाउंट से जितना भी पैसा था अपने अकाउंट में ले लेती है। मदर वॉज 50% इंटाइटल्ड, नॉमिनी तो वाइफ थी, लीगल हेयर, सक्सेशन में मिलना चाहिए था, इनहेरिटेंस में, लेकिन बहू लेके बैठी हुई है। वो कहती मैं तो अपनी सास को अठन्नी भी नहीं दूंगी, ससुर को अठन्नी भी नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? ग्रीड, लालच। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कोर्ट जाने का। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, अगर एक वाइफ है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है और सारा पैसा वाइफ लेके चल जाती है, तो फिर मदर को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो उन पेरेंट्स के बारे में सोचो कि जिनकी बहू ये काम करती है लालच के कारण में, उनके ऊपर क्या बीतती है। अपने बच्चे को आपने पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करवाई, वो कुछ बना, उसने नॉमिनी अपनी वाइफ को बना दिया। ये तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 50% शेयर या जो भी उसका शेयर बनता है वो अपना रखे, बाकी उसको ट्रांसफर करे। अगर वाइफ कुछ ऐसा करती है तो मदर इन लॉ को इमीडिएटली सोचना पड़ेगा। देखो, आपको इंडिकेशंस मिलते हैं छोटे छोटे से, उसके काम करने के तरीके से बिहेवियर चेंज हो जाता है, अचानक से सामान गायब होना शुरू हो जाएगा, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो लीगल जो अपने राइट रेमेडीज हैं उसको अवेल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लगता है दिस इज ए टैबू सब्जेक्ट कि ये बेटा मरा है, हम कैसे करें, पहले इसको देखें उसको देखें। लेकिन जो बेटा आपकी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, बी इट मूवेबल इमूवेबल, वो आपके बेटे की आखिरी निशानी आपके पास हो सकता है, आपका सपोर्ट सिस्टम हो बुढ़ापे में, तो आपको वो भी तो प्रैक्टिकल भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो पहली बात तो नॉमिनी अगर कोई बनाता है तो जनरली 2 लोगों को नॉमिनी बनाना चाहिए, या फिर इस तरीके से बनाए कि थोड़ा डिवीजन ईजी हो जाए। लेकिन नहीं हुआ तो मदर इन लॉ को सक्सेशन में फाइल करना पड़ सकता है, पार्टीशन फाइल करना पड़ सकता है, सिविल केस में इंजंक्शन फाइल करना पड़ सकता है, कभी कभी पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ती है कि हमने बहू को भरोसे पे नॉमिनी बनाया था और अब इसने जो पैसा है सारा मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। दैट कम्स अंडर दी दिस शेडी एरिया ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 3 साल की जेल है उसमें कि हमने भरोसे पे ये काम किया था। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको घर में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी थी, पॉलिसी कितनी है, बट यूजुअली पता ही नहीं होता मदर से। यही तो सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ। मदर के लिए बेटा ये है कि बेटा हेल्दी रहे तो अच्छा है, लेकिन बेटे भी अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से छुपाते हैं चीज़ें। मदर भी पूछने में थोड़ी सी हिचकिचाती है, बता भी देते हैं तो मदर ओपन, मतलब मदर ज्यादा केयर नहीं करती। हाँ, मैं क्या करूंगी, तू है मेरे लिए। हाँ। लेकिन जिस दिन नहीं रहा तब क्या करेगी? तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक बेटा है। जब बेटा नहीं होता बहुत फर्क पड़ता है, आप अंदर से टूट जाते हो, एक सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ, हमसे पहले की जो जनरेशन रही है उसमें जो फीमेल्स है उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मार भी खाती थी, डांट भी खाती थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि अपना बिजनेस कर लें, करने के लिए एजुकेटेड भी थे तो बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ी। अब उनके लिए अपने हस्बैंड के बाद जो सपोर्ट सिस्टम है अपने बच्चे होते हैं। आपको वो सपोर्ट सिस्टम अगर खत्म हो गया तो आदमी टूट जाता है अंदर से, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता।
तो उस सपोर्ट सिस्टम के लिए और सर्वाइव करने के लिए तो आपको प्रैक्टिकल हार्ड रियलिटी है यार, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। Yeah. आप सर्वाइव कैसे करोगे? काम धंधा आप कर नहीं सकते। कोई अच्छा लगेगा कि बेटा चला गया और माँ बाप जो है किसी पार्क के कोने पे कोई छोटा सा ढाबा खोल के कुछ सामान बेच रहे हैं? दिस इज नॉट गुड। तो आप वो करो ना। आपको अपना इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो उसमें नॉमिनी 2 लोगों को बना सकते हो ना, बनाओगी। और एक को बनाना है तो कोई बात नहीं, दूसरे को इन्फॉर्मेशन तो दो कि ये चीज़ है। तो जिंदगी का कुछ पता तो है नहीं। ट्रू। तो मदर इन लॉ के पास राइट है। अगर बहू मदर इन लॉ को परेशान करती है, गाली देती है, धमकाती है, फिजिकल वायलेंस करती है, तो मदर इन लॉ भी अपनी बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। लेकिन कोर्ट तो जाना पड़ेगा। परेशानी तो देखो, दुनिया में काम 2 ही तरीके से होता है, या तो प्यार से या डर से। कोई तीसरा तरीका तो बता दो। कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो प्यार से अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आपको डर दिखाना पड़ेगा। डर किसका है? तो पुलिस का है, कोर्ट का। और वहां से ऑर्डर आ गया कि ये काम करो, नहीं करोगे तो पनिशमेंट है। तो मॉम को लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। हर किसी को लेनी पड़ेगी। लॉ इज समथिंग जो आदमी को पैदा होने से पहले गवर्न करना शुरू करता है और उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, उसके इनहेरिटेंस तक गवर्न करता है। अगर मदर के साथ ऐसा होता है कि बहू लेके सब भाग गई, तो मदर को कौन सी 3 चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले जाके लॉयर को बोलना क्या चाहिए? सबसे पहले पुलिस के जाना चाहिए, लॉयर के जाना चाहिए? सबसे पहले लॉयर के पास जाना चाहिए। आप लॉयर के पास जाओ इमीडिएटली। जैसे ही कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, लॉयर के पास जाओ। सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे लॉयर के थ्रू जो भी केस फाइल करवाना है वो केस फाइल करो और स्टे ऑर्डर लो सबसे पहले। तो अगर मदर लॉयर के पास जाती है और ये बोलती है कि मेरे बेटे के पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था, मुझे नहीं पता कितनी, कहाँ और क्या था, लेकिन वो सब बहू लेके चली गई है क्योंकि बहू को पता था, तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब उसमें इशू ये है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं होती है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, NSDL से पहले ये डाटा निकालना पड़ेगा कि इस पैन नंबर पे कितने डिमेट अकाउंट खुले हुए थे, कितने अकाउंट खुले हुए थे। IRDAI से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि इसके ऊपर, इस पैन नंबर पे, इस आधार नंबर पे कितनी पॉलिसी थी आपकी। वो लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। बैंक में जब जाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके बैंक की अलग से आ गई। गोल्ड के बॉन्ड लिए थे जैसे RBI से लेते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन अलग है। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आप फिर भी निकाल लोगे धीरे धीरे करके, लेकिन अगर चली गई तो आपको कोर्ट तो जाना पड़ेगा। पुलिस में आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। पुलिस नहीं मानती, आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉपरली। वो वहाँ से ऑर्डर आएगा तो उसका बाप भी करेगा, पुलिस वाले का करना ही पड़ेगा उसको। सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ के जो लैंड रेवेन्यू के लॉ है ना, वो स्टेट वाइज है। अगर आपके बच्चे ने कोई प्रॉपर्टी कर्नाटका में ली हुई है, आप दिल्ली में रहते हो, आप घोड़े खोल लोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ है, कैसे निकालोगे? देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस कि आप दिल्ली बैठे हुए पता लगा लो कि इस आदमी के नाम पे पूरे इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है। कुछ भी नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। आपको हर स्टेट का अलग वेबसाइट है, हर स्टेट के अलग लॉ है, हर स्टेट की अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग रजिस्ट्रेशन होता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे रजिस्ट्रेशन तो वही होगा ना, रजिस्ट्री तो वहीं कराओगे। अब उसका डाटाबेस आपको कौन सी जगह पे है, कहाँ है, और कई जगह तो लोकल लैंग्वेज यूज होती है, तो आपको वैसे नहीं पता लगेगा कि किसके नाम से चल रही है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए जो भी आपके पेपर होते हैं प्रॉपर्टी के या कोई भी चीज़ है, आप घर में, हरियाणा के परिवारों में ना एक अच्छी चीज़ है, मेजॉरिटी जो भी चीज़ होती है अच्छी है बुरी सबके सामने रख देते हैं, पता होता है। यहाँ बाकी जगह पे मैंने देखा है, वहाँ ना ये छुपाने वाली बात होती है कि इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, ये नहीं बताना। जब तुम मर जाओगे उसका इन्फॉर्मेशन का करोगे क्या? तुम तो चले गए। पता है कभी मैंने कहीं बात पढ़ी थी, वो कहता है कि मरने वाला आदमी सबसे सुखी होता है क्योंकि वो हर चीज़ से, हर दुख से पार निकल जाता है। दुखी वो होते हैं जो जिंदा रहते हैं। तो पीछे जो बच गए, दुख तो उनका है, तुम तो मर गए। और दुख उनका क्यों है? आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपकी थी वो भी चली गई, उस पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर आप बैठ के आराम से सॉर्ट आउट, पता होता तो आप सॉर्ट आउट करते ना, पता ही नहीं है। बताओ तो सही कि ये गाड़ी मेरे नाम पे है, ये LIC पॉलिसी मेरे नाम पे है, बैंक बैलेंस हो तो इसमें अकाउंट, एटलीस्ट ये मत बताओ बैंक बैलेंस कितना, ये तो बताओ तो इस बैंक में अकाउंट है। तो आज जीते जी सबसे पहले मदर्स को ये करना चाहिए कि अपने हस्बैंड से और अपने बेटे से या बेटी से बात करे कि क्या क्या है, कैसा है, और कहाँ पे है गलत। ये बहुत ही टैबू टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये कैसी बातें करें, हम थोड़ी मरने मराने की बातें करेंगे, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबके लिए, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले जो भी ये देख रहा है, अगर वो कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, ओपनली करिए और जाके बात करिए सबसे कि क्या है, कैसा है। एंड अगर कुछ हो जाता है तो
कैसे सॉर्ट होगा और पैसे कहाँ से आएंगे और क्या चलेगा. अगर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज द मोमेंट अगर मैं भी मेरी मॉम से ये बात करूंगा ना, मेरी मॉम बोलेगी चुप कर, कैसी कैसी बातें करता है, क्या होगा. एंड ऐसे 2-3 सेंटी डायलॉग मारेगी. पहला तो ये बोलेगी कि अगर तू चले जाएगा तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं भी चले जाऊंगा, मेरे पास इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं बचेगी कि मैं कुछ होगा. राइट, दैट इज द फर्स्ट डायलॉग एंड विच इज प्रॉब्ली ट्रू ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ मदर्स. वो सह नहीं पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. देन सेकेंड वो ये बोलेगी ऐसी बातें करते ही नहीं, लाइक ये सब कुछ मार के वो सोच नहीं सकती, लाइक वो ये दोनों के आगे वो तीसरी क्वेश्चन ही नहीं होगा. हाँ, तो अनकंफर्टेबल वहीं पे रोक दिया जाएगा. उसका तरीका ये है कि अगर कोई बड़ा है घर में, जैसे हस्बैंड है, बड़े हैं, तो एटलीस्ट अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपनी वाइफ को बताएं. ठीक है कि भाई ये चीज़ें हैं, पेपर रख लो. अगर मदर हैं, उनके नाम पे कोई चीज़ है तो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि देखो यहाँ चीज़ें हैं. बच्चों के लिए बड़ी इशू है, क्योंकि बच्चे जब माँ बाप के सामने मरने मारने की बात करते हैं, कुछ भी होती है, तो माँ बाप डर जाते हैं, वो वहीं रोक देते हैं. उसका सिंपल तरीका ये है कि बताओ मत. आपके पास जो भी पेपर है, आप उसकी एक एक कॉपी अपने घर पे बोलो कि माँ ये संभाल के रख ले, मेरे से वहाँ गुम हो जाएगी. तो एटलीस्ट इनडायरेक्टली उसके पास रखी रहेगी. yes. और ये टैबू सब्जेक्ट भी नहीं उठेगा कि मर गया कोई. नाइस. तो उससे क्या है कि नहीं, कभी कुछ हो गया तो एटलीस्ट हो गया कि उस फोल्डर में रखा हुआ है बेटे का क्या है. याद रहती हैं चीजें. तब क्यों बोल रहे हो कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी. आप अगर ये भी बोल दोगे ना कि मैं मर जाऊंगा मुझे चोट लग जाएगी, माँ बाप उतने में रोना शुरू कर देता है. ओके, टेल मी, अगर कोई बच्चा पूरी अपनी कोई हस्बैंड अपनी पूरी प्रॉपर्टी सब वाइफ के नाम पे कर देता है, राइट, और अपनी विल में लिख देता है, नॉमिनी भी वाइफ को बनाता है, उसके बाद भी मदर का राइट होता है? अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे कर दी तो वो नो, इट्स लाइक कि जैसे आज अगर एक हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है, जायदाद है, पैसे हैं, जितनी भी चीज़ है, 1 करोड़ रुपए एग्जाम्पल, और वो 1 करोड़ अपनी विल बनाता है, विल में लिख देता है कि मेरे पूरे पैसे मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं है, सब मेरी वाइफ की है, उसके बाद भी क्या मदर का राइट होता है? अगर विल बना दी है एंड दैट विल इज चैलेंज्ड एंड द विल प्रिवेल्स, तो विल के हिसाब से जाएगा. अगर विल को चैलेंज किया और बाद में पता लगा, कोर्ट बोलता है कि विल इज नॉट गुड, एज पर लॉ इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी. अदरवाइज जो लास्ट विशेस हैं उसकी विल के हिसाब से, इफ इट इज अ लीगली वैलिड विल, तो फिर वो जो है आपकी विल के हिसाब से जाएगा. बट लीगली वैलिड विल, हाँ, बहुत लूप होल्स हो जाते हैं. बहुत लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं. विल बनाई, नोटराइज है, रजिस्टर्ड है, विटनेसेस कौन कौन थे, कितने विटनेसेस हैं, उसमें लिखा क्या है, जिसने बनाई थी उसकी उस टाइम मेंटल स्टेटस क्या थी, उसकी एज क्या थी, उसको एलमेंट क्या थे, बीमारी थी या नहीं थी, वेदर दैट पर्सन वाज मेंटली केपेबल, सिग्नेचर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वेदर दैट पर्सन वाज फिजिकली केपेबल ऑफ गोइंग देयर टू साइन दिस डॉक्यूमेंट, जिस टाइम साइन किया गया था, वेदर दैट पर्सन वाज अंडर फोर्स, फ्रॉड, कोअर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन का शिकार तो नहीं था. बहुत सारी चीज़ें हैं. या फिर सब कुछ हो गया लेकिन उसको यही नहीं पता था कि मैं विल साइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ. उसको बोला बेटा ये तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी के रेंट एग्रीमेंट है, दे दो, किसी को देनी है, आपने साइन करवा लिया. ऐसे भी करते हैं लोग. सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप आज किसी चीज़ को चैलेंज करना चाहो कर सकते हो, बट एवरीथिंग अगेन कम्स टू योर नॉलेज कि आप क्या चीज़ करवा रहे हो और कैसे करवा रहे हो. अगर नॉमिनी नहीं बनाया है और नॉमिनी की सिर्फ एक को ही रखा है तो भी चैलेंज हो सकता है. देखो, नॉमिनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा लोगों को लगता है कि यार मिस कैलकुलेटेड चीज़ें हैं. नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर इंटाइटल टू माई प्रॉपर्टी, कि आप ही रखोगे. नॉमिनी किसी को भी रखा जा सकता है. मैं आपको नॉमिनी रख लूँ अपने अकाउंट में, लेकिन यू आर नॉट माई लीगल एयर, मुझे कुछ हो जाएगा तो आप यू आर नॉट इंटाइटल टू ऑल माई प्रॉपर्टी. नॉमिनी का काम होता है कि प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ से थी उसको लिया और उसके बाद जो लीगल एयर थे, द पीपल हु आर इंटाइटल टू दैट प्रॉपर्टी, उसमें डिवाइड करे उसको. नॉमिनी का काम सिर्फ इतना होता है. अगर आपका कुछ शेयर है तो आप अपना शेयर रख के बाकी दो लोगों को. कोई अपनी मदर को नॉमिनी बनाता है और मान लो मर गया, उसके बच्चे नहीं है और वाइफ है सिर्फ, तो 50% मदर को मिलेगा, 50% वाइफ को मिलेगा. मदर को बना दिया तो मदर अपनी 50% रखे, बाकी अपनी बहू को दे दे. बहू को बना दिया तो वो वाइफ को बना, तो वो ऐसे करे. तो नॉमिनी जिसको बनाते हैं उसके पास 100% जाएगा, ये नहीं होता नॉमिनी का मतलब. 100% उसके पास जाएगा, लेकिन उसकी ड्यूटी है आगे बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की. वो खुद रिटेन नहीं कर सकता until or unless that person is legal heir and legally entitled. ये मुझे नहीं पता था. यही तो प्रॉब्लम है ना, लोगों को पता ही नहीं है. लोग लगे हुए हैं अपने हिसाब से नॉमिनी बनाने में. एक केस हुआ था रिसेंटली, आई नो ऑफ समबडी, मेरे फ्रेंड के साथ. कोविड में उसकी डेथ हो गई
एंड उसकी रिसेंटली शादी हुई थी, 1 साल 1.5 साल ही हुआ था, उसकी वाइफ है, एंड उसके घर में शायद उसके फादर की भी डेथ हो गई, एंड उसी टाइम कोविड में, एंड शायद मदर के साथ भी कुछ हुआ, सो इट्स लाइक समथिंग, वाइफ अकेली रह गई, और 1.5 साल में ही कोविड के टाइम पे वो पूरी फैमिली सब चले गए वाइफ को छोड़ के। एंड वाइफ जस्ट आई थी, 1.5 साल ही हुआ था, वो जब तक इस सदमे से बाहर निकलती, उससे पहले उसके सारे रिलेटिव्स ने सब प्रॉपर्टी सब लेके चले गए। अब वो वाइफ अकेली रह गई, अब कुछ भी नहीं उसके पास। तो इस टाइम पे वाइफ कैन शी चैलेंज समथिंग? हाँ, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो उसके क्या करना चाहिए इस केस में उसे? सबसे पहले तो जो पेपर लेके गए हैं उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल करे कि मुझसे छीन के ले गए हैं, धमका के ले गए हैं, कैसे भी है वो करे काम, अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि आपने बताया कि वो लेके चले गए हैं, लेके कोई प्यार से तो जाता नहीं है। दूसरा क्या है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास थी, अगर वो प्रॉपर्टी किसी ने अपने नाम पे करवा ली, उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। इलीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप अपना केस फाइल कर सकते हो, पहले आईपीसी में होता था। उसके अलावा जो सक्सेशन है आप वो फाइल कर सकते हो, लेकिन वो पेपर आपके पास कॉपी रखी होनी चाहिए, पता होना चाहिए ना। अगर आपको पता ही नहीं है प्रॉपर्टी का तो ये दिक्कत है। और कितना टाइम लग जाता है ये सब लेने में या वापस करने में? क्योंकि उसको किसी लॉयर के पास जाएगी तो उसकी लीगल फीस लगेगी, पहले लॉयर पैसे मांगेगा, फिर उसके बाद अब जब तक ये सब सॉल्व हो तब तक उसको अपने रिटेन के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसे पैसे लगेंगे, वो भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट, डीवी कंप्लेंट आप इमीडिएटली फाइल कर सकते हो। दूसरा, आप सिविल इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको लगता है कि बहुत क्विक रिलीफ चाहिए तो यू गो टू द पुलिस। अगर आप किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी, मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी कोई भी मिस अप्रोप्रिएट करता है, कोई यूज कर लेता है, तो दैट इज एन ऑफेंस, उसमें एफआईआर हो सकती है। अगर कोई उस प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से ट्रांसफर करता है किसी दूसरे के नाम पे, मतलब वाइफ वाज लीगली इंटाइटल्ड, चाचा है, चाचा ने पेपर ले लिए, उसने पेपर एग्जीक्यूट किए, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह बना के, और अपने बेटे के नाम पे कर दी, किसी और के नाम पे कर दी, वाइफ को नहीं पता है, तो दैट इलीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। वहाँ एफआईआर हो सकती है, जेल हो सकती है, पुलिस उसको सीज कर सकती है, आप इंजंक्शन क्लेम कर सकते हो। बट इस केस में वो लोग भी तो केस फाइल करेंगे, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी वो क्या करेंगे, इंटाइटलमेंट क्या है उनका? नहीं, मतलब कुछ तो केस फाइल करेंगे कि हमने जानबूझ के नहीं किया, हमको देके गया था, व्हाटएवर, समथिंग दे विल प्रूफ। एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि चलो ये हमें देके गया था, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये प्रॉपर्टी तो पेपर हमारे पास है, बट यू आर नॉट द लीगल हेयर, यू आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड। गॉट इट, बट वो एक दिन में डिसाइड नहीं होगा ना, एक दिन में कुछ डिसाइड नहीं होगा, तो सालों लग जाएंगे, और वो सालों तक वाइफ तो किसी बिना मेंटेनेंस के, बिना किसी चीज के बैठी रहेगी, क्योंकि उसके मेंटेनेंस के पैसे आएंगे वो प्रॉपर्टी बेच के, क्योंकि प्रॉपर्टी भी लिक्विड तो है नहीं कि हर महीने पैसे मिल रहे हैं, ना रेंटल इनकम है, तो तब तक वाइफ क्या करेगी? कुछ भी नहीं। तो इसलिए तो आप यू हैव टू, ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू हैव टू बी स्मार्ट। बाद में तो मैंने बताया ना कि जो मर गया उसके तो दुख निकल गए, दुखी तो वो होगा जो पीछे बचा है, तो कुछ भी नहीं है फिर। तो उसके लिए करना पड़ेगा। जब आप लीगल सिस्टम इतना स्लो है कि आपको अपनी रेमेडी को इन्फोर्स करने के लिए टाइम चाहिए। अगर लॉयर की फीस नहीं दे सकते हो तो गवर्नमेंट की ड्यूटी आपको फ्री में लॉयर दे। एज ए फीमेल उनको फ्री में लॉयर मिलते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हर जगह मिलेंगे। जो पुलिस है उसके पास जाने के लिए आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करनी होती है, उसके लिए आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी किसी भी तरीके की। तो आप अपने राइट्स को इन्फोर्स तो कर सकते हो, लेकिन आपको पता तो हो आपके राइट्स कैसे हैं और कैसे इन्फोर्स करना है। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसी भी वाइफ होती हैं जो सारा का सारा पेपर अपने पास रखते हैं। 8 साल का ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि फादर एक्सपायर हो गए, चाचा आके बोलता है कि मैं इस दुकान को मैं संभाल लूंगा, और 8 साल का बच्चा बोल रहा है कि नहीं दुकान तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहते नहीं बेटा 10,000 भेज दिया करेंगे तुम्हें मेंटेनेंस के। 8 साल का बच्चा कहता नहीं दुकान तो मैं देख लूंगा, चाचा टेंशन मत लो। और आज की डेट में ही इज वेल ऑफ, बड़ा हो गया है। तो ऐसे भी हैं, समझदारी ऑन द स्पॉट दिखानी पड़ेगी। अब परिवार के लोग आ जाएं कहेंगे हम पेपर लेके जा रहे हैं, तुम्हारा इंटाइटलमेंट ही नहीं है, बहू को पता नहीं कि इसका राइट नहीं है, बड़े होंगे बूढ़े होंगे अपने घर पे होंगे, तुम्हारा राइट नहीं है तो तुम कैसे लेके जा सकते हो? देना क्यों है? देना ही नहीं है ना। इनहेरिटेंस इज समथिंग विच इज इन इटसेल्फ बहू और सास के बीच में बहुत बड़ा इशू है। पहले तो बात सास बहू की बनती ही नहीं है, बन जाए तो उसके बाद जो पति है वो परेशान रहता है कि इनकी कैसे बन गई, अब मैं एक तरफ हो गया हूँ। ये ईगो क्लैश, एक ट्रायंगल बना रहता है और ये ईगो क्लैश चलती रहती है। कई लोग ऐसे भी परेशान है कि मेरी मदर की और बीवी की बहुत ज्यादा बन रही है, मेरी सुनती नहीं है, दोनों एक तरफ हो जाती हैं। खुश होना चाहिए पति को कि भाई दोनों आपस में
मानने लग गए। दोनों डोमिनेट करती है ना। फिर वो बहू की नहीं मान, पत्नी की नहीं मानेगा तो वो कहते हैं माँ देखो ये मान नहीं रहा। माँ कहती है बेटी मैंने तेरा ब्याह करा दिया, तू इसकी मान ले एटलीस्ट। वो बेचारा ना इधर का रहता ना उधर का रहता। अच्छा दोनों की नहीं बन रही है तो भी इशू है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कुछ आदमी खुश होते हैं कि चलो यार एटलीस्ट ये हमारे घर में एक चीज और बात होती है कई बार, कहते हैं कि यार पति पत्नी की कुंडली नहीं मिलानी चाहिए, सास बहू की कुंडली मिलाओ पहले। इनकी बनती कि नहीं बनती है उसके हिसाब से देखेंगे। तो डू यू बिलीव से करवाना चाहिए? करवाना चाहिए, 100% करवाना चाहिए। आप जो कर सकते हो प्रिकॉशन ले सकते हो लो ना। शादी से पहले तो जितने प्रिकॉशन ले सकते हो। तो ये जो लॉ में जो चीजें आई हुई है ना, वो ये है कि सास और बहू के अंदर डिफरेंस नहीं है एज पर लॉ कुछ, क्योंकि सास जो है वो भी हमेशा से देखा जाए मगर कभी ना कभी बहू रही है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 ईयर्स। तो जो राइट बहू को मिलते हैं वो सास को भी मिलते हैं। कभी कोई इशू होता है तो जितनी चीजें बहू अपने फेस वो अपनी तरफ से इन्फोर्स कर सकती है, सास भी करती है, अपार्ट फ्रॉम क्रुएलिटी एंड डाउरी डेथ वाला, क्योंकि वो 7 साल से ज्यादा निकल गया। अगर शादी करी है देन हस्बैंड का राइट है टू डिमांड सेक्स एंड वाइफ कैन नॉट से नो। अगर शादी के बाद पता चलता है कि वाइफ के ऊपर लोन है, वाइफ डेट में है, क्या हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो लोन चुकाने की? लड़का अगर चीट करता है, लड़का अगर बाहर दूसरे रिलेशनशिप बनाता है, हाँ तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात क्या है यार? हस्बैंड की कोई औकात नहीं है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर गेस्ट लाते रहें और बड़ा करते जाएं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे, जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा। एंड हम डिटरमाइंड हैं, हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिकॉज 1 एपिसोड कैन टर्न अराउंड समवन्स होल लाइफ। थैंक यू so much. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.